अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ हमज़ा कुरैशी। जैसा कि मैं आप लोगों को पता है, इस पेज के टाइटल से हम हमारे मिलत थे और ये नीचे हमारा टिकर भी चल रहा है कि आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप और जो है बिज़नेस स्टार्टअप्स के ऊपर है। कुछ बड़ी बेसिक बातें करेंगे, कुछ स्टूडेंट से रेलेवेंट, और हमारा जो मेन टारगेट है, जो मेन हमारी टारगेट ऑडियंस है, वो यूथ है। टारगेट ऑडियंस हमारे स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को तारुफ करवा रहा हूँ अपना कि मेरा नाम हमज़ा है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मीडिया का स्टूडेंट हूँ, और साथ मैंने एक 2-3 सेटअप जो है एज़ अ एंटरप्रेन्योरशिप पे इसमें लेके चल रहा हूँ। तो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं आज। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं इनका भी तारुफ आप लोगों को है करवा दूँ। सबसे पहले मोहम्मद बिलाल खान साहब का मैं तारुफ करवाना चाहूँगा, जो कि फाउंडर भी हैं और सीईओ भी हैं प्रोग्रामर्स वैली के, और ये गोल्ड मेडलिस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और ये एंटरप्रेन्योर भी हैं। और इसके बाद मैं तारुफ करवाना चाहूँगा शहजाद रुशान गिलानी साहब का, जो कि पीआर कंसल्टेंट है और यूथ एक्टिविस्ट हैं। इनके माशाल्लाह काफ़ी लिंक्स हैं मीडिया हाउसेस में, और बहुत एक माशाल्लाह सोशल वर्कर हैं, बहुत अच्छे जो हैं पर्सनैलिटी के हामिल हैं। उसके बाद जुल्फ़िनैन अंसारी साहब हैं, सीईओ हैं और फाउंडर हैं यूएक्स स्टूडियो के, और यूज़र इंटरफेस पे काम करते हैं, कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अदील हसन जट साहब का तारुफ मैं करवाना चाहूँगा, जो कि चीफ डायरेक्टर ऑफ हॉक्स हैं, पब्लिक स्पीकर हैं और लाइफ को जो है वो ट्रेनर भी हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब मोटिवेशनल स्पीकर, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ऑफिशियल स्पोकन पर्सन एट हॉक्स एंड यूथ वीएन के, और अपना तारुफ जो मैं आप लोगों को करवा ही चुका हूँ। तो अभी हमारा जो सेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे हमारे मिलत के छोटे से एक इंट्रोडक्शन से, कि हमारे मिलत का प्लेटफॉर्म जो है वो आखिर है क्या, और इसको बनाने की क्या ज़रूरत जो है वो हमें पेश आई। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मिलत एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है यूथ को मुहैया कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहा है, करियर काउंसलिंग के ऊपर काम कर रहा है, बिजनेस स्टार्टअप्स के ऊपर काम कर रहा है, डिफरेंट लोगों को सहारा दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, मॉरल सपोर्ट दे रहा है, और फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कोविड-19 की सिचुएशन में जो है हमारे मिलत ने किसी भी से भी जो है वो पीछे नहीं रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको फ़ख्र होना चाहिए इस हमारे मिलत की टीम का एक हिस्सा होने के लिए। तो अब मैं क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं अपना, कि सर हमारा जो आज का टॉपिक है वो एंटरप्रेन्योरशिप है और बिजनेस स्टार्टअप्स हैं। मैं अभी रिसेंटली ये जो है सेशन स्टार्ट होने से पहले एक सर्वे रीड आउट कर रहा था। उस सर्वे के अंदर मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में 88% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मैं समझता हूँ कि अनसर्टेनिटी का और बिगेस्ट चैलेंज जो है उनके अंदर लाइफ में, एक उनको जो फेस करना पड़ रहा है वो ये है कि वो एक अनसर्टेनिटी का चैलेंज है, और दूसरा ये है कि वो क्लियर नहीं है अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके, कि मैं आज से 5 साल बाद कहाँ खड़ा हूँ, मैंने जिंदगी में क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, किसी स्टूडेंट को कुछ नहीं पता। ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स असल में हमें जो है कुछ लगा देते हैं कि बेटा आप ये कर लो, आप वो कर लो। हम लग जाते हैं, हम वो काम कर लेते हैं, हालाँकि वो हमारा पैशन भी नहीं होता। और बिल्कुल हमारे अपने पीयर ग्रुप जो होते हैं, पीयर सोसाइटी जो होती है हमारे सराउंडिंग्स में, हम देखते हैं मेरा दोस्त अगर सीए कर रहा है तो मैं भी सीए कर लूँ। मेरा दोस्त अगर मास कम्युनिकेशंस कर रहा है तो मैं भी ये कर लूँ। तो ये पीयर ग्रुप हमारी जो है इसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट जो है वो डालती हैं। तो सर आज का जो हम है अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक क्वेश्चन से, कि सर एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में वो क्या-क्या मतलब चीज़ें ऐसी हैं लाइक जो उसकी रुकावट का एक सबब बनती हैं। कोई एक अगर एक स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है, वो यूनिवर्सिटी गोइंग है, सुबह 8 से लेके 12 1-2 बजे तक क्लास है, उसके पास बाकी जो घंटे बचते हैं वो तकरीबन 5 या 6 घंटे बचते हैं। तो उन 5 या 6 घंटों में वो क्या, और दूसरा ये है कि सर माइक काइंडली जो है वो म्यूट कर दीजिएगा। तो वो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो स्टूडेंट को किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ, बिजनेस माइंड की तरफ जाने से रोकते हैं? हम नौकर ही क्यों पैदा कर रहे हैं, हमने नौकरी ही क्यों करनी है? तो मैं सबसे पहले अपना रुख करूंगा, अपनी तोपों का रुख मैं करूंगा मोहम्मद यूसुफ साहब की तरफ। जी सर, मुझसे बताइएगा इसके बारे में थोड़ी सी। जी माशाल्लाह हमसा भाई, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे प्रोग्राम में खिताब किया। असल में ये स्टूडेंट का ही इशू नहीं है, ये हमारे हर उस बच्चे का या हर उस शख्स का इशू है जो कि कुछ करना चाहता है। उस करने में, क्योंकि देखे ना, यूनिवर्सिटी हमें सिखाती है कि बेटा आपने असाइनमेंट जमा करनी है, आपने चीज़ें करनी है, आपने स्टडी करनी है, आपने एग्ज़ाम कैसे देना है। लेकिन वो यूनिवर्सिटी हमें ये नहीं सिखाती कि बेटा आपने इस यहाँ से निकलने के बाद, मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में, मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ की बात करूँ तो अभी तक एक टीचर भी ऐसा नहीं मिला सिवाय एक टीचर के जिसने कहा था कि बेटा आप सेकंड टाइम क्या करते हो,
मैंने कहा सेकंड टाइम मैं मैम जॉब करता हूँ। तो उसने कहा बेटा ये वाली चीज़ मैं आपसे से सुनना चाहता हूँ। तो ये हमारे बहुत कम से उस्ताद होते हैं जो हमें कहते हैं कि आपने कुछ करना है। देखिए ना, वो ड्यूटी के लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आप 4 घंटे की ड्यूटी करें, आप 10 घंटे की ड्यूटी करें। आप एक स्टार्टअप छोटा बिज़नेस कर सकते हैं जो कि आपको छोटा-सा एक्सपीरियंस दे सकती है। लेकिन अगर वो चीज़ें हमें सिखाई तो जाती है ना, माँ-बाप घर में पैसे देते हैं, कोई हिसाब नहीं है। मैं तो ऐसे स्टूडेंट को भी जानता हूँ जिनको हिसाब करना नहीं आता। वो बिज़नेस बिल्कुल स्टार्टअप करने से पहले ज़रूरी ये है कि वो अपना बेसिक शुरुआत तो करे ना, वो उसको हिसाब करना तो आता हो, डीलिंग करना तो आता हो। अगर डीलिंग करना वो डिग्री के बाद करेगा तो वो 10 साल की एक्सपीरियंस और लेगा। देखिए ना, अगर कामयाब लोग वो हैं ना, अगर स्टूडेंट लाइफ में जो जॉब कर रहे हैं या जो अपना बिज़नेस स्टार्टअप कर रहे हैं या जो ऐसी चीज़ें एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं जो कि आप बैठे हैं या मैं बैठा हूँ, तो वो लोग जो कल जाकर कहते हैं कि यार मैं पैसे कमा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे साथ जिससे हम मुंह भी छुपा रहे हैं। मसला ये है कि हम उस चीज़ से दिल भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं कि जिस तरह से हम उस चीज़ से मुंह छुपाते हैं, जब हम मुंह छुपाने पर आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। देखिए ना, अल्लाह ताला ने इंसान को ना 24 घंटे काम के लिए पैदा किया है, इसमें सिर्फ नींद लाजमन है, ज़रूरी नहीं है। अगर कोई चीज़ बिल्कुल ज़रूरी नहीं है तो मैं उसको मेन फ़ोकस पर क्यों रख रहा हूँ? वो तो सिर्फ़ हम एक ज़रूरत है जिसको मैंने पूरा करना है। लेकिन हम उसको क्या करें कि मैंने रिलैक्स होना है, मेरी एक्टिविटी स्ट्रेंथ पावर जो है ना, फ़िज़िकल पावर, वो बच्चों की इतनी कमज़ोर है कि 4 घंटे ड्यूटी करने के बाद हम डिप्रेस बैठे होते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। दैट्स मीन्स कि यार आप अगर और कुछ नहीं कर सकते तो संडे के दिन तो एक ड्यूटी रख लें। अब कोविड-19 है, कोविड-19 में देखें ना, हमारे पास चांस रह गया घर में बैठने का। तो लोग मेरे ख्याल में घर में बैठकर कोई चीज़ नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि हम कुछ नहीं कर सकते। आपके पास बेइंतहा किस्म की स्किल थी जो कि आपने आगे काम में लानी थी। तो ये बेस्ट टू बेस्ट पॉइंट है जो कि मेरी तरफ से है कि हम इन चीज़ों को देखें कि हमने ज़रूरत को देखना है। हमने इन चीज़ को नहीं देखना कि मेरे पास 4 घंटे या 5 घंटे यूनिवर्सिटी के बाद मैंने अपने आप को अभी पॉलिश करना, अभी मैं यंग हूँ। क्योंकि जो स्टूडेंट आते हैं वो कहते हैं कि मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि यूनिवर्सिटी 5 बजे तक है या एक 6 बजे तक टाइम टेबल होती है। अगर ये चीज़ें हैं तो ये हर मुल्क का मसला है, सिर्फ मेरा मसला नहीं है। लेकिन वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं, मैं पीछे हट रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी चीज़ को पावरफुल में नहीं लेकर आना चाहता, स्ट्रेंथ को नहीं देख रहा अपने आप को। तो ये स्ट्रेंथ जो है ना, ये हमने अभी से हासिल करनी है। कोई डिग्री का चक्कर नहीं, डिग्री के बाद आपको जॉब मिलेगी, ये बात की सोचने वाली बात है। अपना बिजनेस का स्टार्टअप अभी से करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है जी। बिल्कुल बिजनेस जब अभी हमारी एज ही मतलब है, इसी एज में अगर हम कुछ ना कुछ गुड सीखेंगे तो हम फ्यूचर में जाके एक परफेक्ट एक अच्छे बिजनेसमैन जो है वो बन सकेंगे। तो मैं मोहम्मद बिलाल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद बिलाल साहब मुझे बताइएगा कि हमारे माशरे में मतलब अगर देखें हमारी यूनिवर्सिटी जो है एमकॉम करवाते हैं, यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की एमबीए करवा रहे हैं। आई थिंक देर कोई इशू आ रहा है हमजा कुरैशी साहब की तरफ से। जी, तो जी मेरा ख्याल है इस तरह से कर लेते हैं बिलाल, चूँकि जुल्करनैन बिलाल अंसारी से साहब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा। हमजा भाई जी, ने जो इशू उठा रखा था कि स्टूडेंट के पास कहते हैं कि हमारे पास बहुत कम वक्त होता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जी। इसमें हम किस तरह निकल सकते हैं? मेरी नज़र में इट्स अ बिगेस्ट लाई, अपने आप से डिनाई की बात है। और ये सिर्फ पाकिस्तानी नेशन का हमारा मसला नहीं है, इट्स यूनिवर्सल प्रॉब्लम। दुनिया भर में इसके खिलाफ एक तहरीक है कि किस तरह से हमने अब अपनी ह्यूमन प्रोग्रेस को इवॉल्व करना है, अगले स्टेप में इस तरक्की की दौड़ में हमने आगे कैसे जाना है। तो कोई ना कोई दो चीज़ें होती हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं, एक ग्रीड और एक फियर। कि आप किसी चीज़ की ग्रीड के ऊपर रहते हैं, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप एक ग्रीड है, फिर पीछे रह जाने का खौफ। ये दो चीज़ें बहुत मजबूत काम करती हैं किसी भी माशरत को आगे बढ़ाने में। एवन अगर आप मज़हब को देखें, मईशत को देखें, सोशल वैल्यूज़ को देखें, तो ये तमाम इन्हीं दो एस्पेक्ट्स पे, इन्हीं दो एंगल्स पे खड़ी हैं। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा रिलेट करूं तो बहुत अच्छा और स्पेसिफिक क्वेश्चन किया हमजा ने, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्वेश्चन बड़ा एक कीमती क्वेश्चन अच्छे आंसर को जन्म देता है। मेरे पास एंटरप्रेन्योरशिप की एग्जांपल्स जो थी ना, जो डेफिनेशंस थी,
वो एक थी इस हवाले से कि इसका करियर में क्या रोल है एंटरप्रेन्योरशिप का, इसके ग्लोबल मीनिंग क्या है, इसके इकोनॉमिक्स में मीनिंग क्या है और इसके बिजनेस में मीनिंग क्या है। तो चूंकि उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया करियर को, तो मैं करियर के हवाले से इसका जवाब दे देता हूँ, तो थोड़ा टाइम बचेगा भी और टू द पॉइंट रेलिवेंट बात भी होगी। क्वेश्चन ये था कि स्टूडेंट्स को जो इनसिक्योरिटी है उस दौरान उनका पैशन कहाँ गया, पेरेंट्स ने उन्होंने जो कह दिया या पेयर उनको जो भेड़चाल नजर आई वो उस तरफ चले गए, इस वजह से उनको क्या इनसिक्योरिटी नजर आई, स्टूडेंट की लाइफ में क्या क्या रुकावटें हैं, उनको वो अनसर्टेनिटी क्यों पेश आती है, कौन सी चीजें जो उनको स्टॉप करती हैं एफिशिएंट बनने या मार्केट में जाने में, और हमारी यूनिवर्सिटी नौकर क्यों पैदा कर रही है। चले मैं लास्ट से ऊपर जाता हूँ, नौकर क्यों पैदा कर रही हैं। यूनिवर्सिटीज जो हैं वो उनको जब उनकी बेस रखी गई थी तो उनकी बेस ही इसी बात पर रखी गई थी कि हमने वी हैव टू बिल्ड द सर्वेंट्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इंडस्ट्री को चलाने के लिए नौकर चाहिए थे, इसीलिए जो स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का तालीमी निज़ाम जो था वो इस तरह से बनाया गया था कि जब टीचर कमरे में एंटर होगा तो आपने खड़े होकर यस सर कहना है, यस मैडम कहना है, नतीजतन हम दिमागी तौर पे गुलाम ही बनते हैं। अच्छा, दूसरा हमारी यूनिवर्सिटियां बहुत अच्छा गेम खेल रही हैं इस वक्त कि आपने 14 साल 16 साल बच्चों को नौकर बनाया और आखिरी साल उन्हें कह दिया एंटरप्रेन्योर बने। यानी 14 साल और 16 साल नौकरी पढ़ के उन्होंने क्या ऑनर बना। तो उनकी एंटरप्रेन्योरशिप में भी डर है। मुझे मेंटोरशिप देते हुए भी एक अरसा हो गया, तो उस दौरान जो मैंने पहला फेयर देखा उन्हें, वो फेयर पॉजिटिव नहीं था। अभी जैसे मैंने बात शुरू की कि ग्रीड और फेयर पॉजिटिव होते हैं आपको ग्रो करवाने में, लेकिन सम फेयर्स जो आपको नेगेटिविटी का रोल अदा कर देते हैं, देयर आर सम ग्रीड्स जो आपको नेगेटिव करते हैं। सो दैट इज द मेन फेयर कि यार कहीं हम कामयाब ही ना हो जाएं। दैट इज अ वन फेयर। कामयाब हो गए तो क्या करेंगे, नाकाम हो जाए तो क्या करेंगे। दीज आर द टू फेयर्स। तो नौकर इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज इस तरह से हैं। मिसाल खान एकेडमी का सुना होगा, तो खान एकेडमी ने एक स्कूल कोई टाइम बाउंड डिग्री नहीं है। एक 14 साल का बच्चा एक 18 साल के बच्चे से बहस कर सकता है पॉलिटिक्स पे। जो भी उनकी पैशन है वो उस पैशन के बेस पे अपनी पिक करते हैं कि व्हाट दे वांटेड टू डू, व्हाट दे वांटेड टू लर्न। और वहां पे टीचर आपको सिखाने के लिए नहीं है, वो आपको सिर्फ गाइड करने के लिए कि आप उसके पास जाएं कि मैं इस चीज पे रिसर्च करना चाहता हूँ, कहाँ से करूँ। सो दिस इज। और आपने देखा होगा कि सुना होगा कि इस वक्त टेस्ला या बिल गेट्स, ये तमाम लोग जो हैं उन्होंने अपने बच्चे स्कूलों से उठा लिए हैं, तमाम तजर्बाती स्कूलों में पढ़ रहे हैं कि कल को उनकी यूनिवर्सिटियों में जाने हैं। तो हमारे मुल्क में भी इंशाल्लाह कोई 20 साल बाद आ ही जाएगा ये निज़ाम। तो एक एग्जिस्टिंग निज़ाम पैदा ही नहीं कर सकता आपके ट्रू एंटरप्रेन्योर्स। तो हमारे पास कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि नौकरी पैदा कर रही हैं और कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि अच्छे नौकर पैदा कर रही हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि नौकरों में मैनेजर्स पैदा कर रही हैं कि यार अब हमारे इंडस्ट्रीज में मैनेजर्स की जरूरत थी, तो चले हम ये इदारा बना लेते हैं जो मैनेजमेंट पढ़ाए और मैनेजर के लेवल के नौकर पैदा करें। सो मेरा ख्याल यहाँ तक काफी ऐसे ज्यादा आगे थोड़े से मेरे भी पर जलते हैं। स्टूडेंट की जिंदगी में क्या रुकावट है जी। एक थ्योरी है 1970s में, एक शख्स ने थ्योरी लिखी थी इंटीग्रल थ्योरी, अ थ्योरी ऑफ इंटीग्रिटी, और इसको कहते हैं अ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इस थ्योरी में ये चीज बताई गई थी कि इंसान की जिंदगी में जो इस थ्योरी का मकसद ये था कि आप लिविंग की टोटलिटी, बॉडी, सोल, माइंड और स्पिरिट, इन चीजों की बेस पे क्या हम कोई ऐसा फ्रेमवर्क बना सकते हैं जो जिंदगी के हर पहलू में आपके काम आए। और उस थ्योरी के 4 क्वाड्रेंट से कैन्स क्वाड्रेंट कहते हैं। पहला क्वाड्रेंट होता है आई, जो इंटरनल है, सब्जेक्टिव। दूसरा होता है वी, कल्चर, हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। फिर है इट, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद होता है इट्स, सोशल और इंटर ऑब्जेक्टिव। तो स्टार्ट विद आई। मैं अगर किसी चैलेंज में फंसा हुआ हूं तो मुझे उस चैलेंज में रोना या उसके ऊपर कोई सेल्फ डिनाइल में जाने की जरूरत नहीं है। मुझे उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस देखने, और उस सॉल्यूशंस पे देखना है कि मैं कैसे इस पे चल सकता हूँ, मिलके कितने लोगों के साथ चल सकता हूँ, किस ऑब्जेक्टिव या बिहेवियर के ऊपर मैं चल सकता हूँ जो एक पूरी सोसाइटी एक बिहेवियरल अप्रोच का मुजाहिरा कर रही है, और उसके सोशल इट्स के इम्पैक्ट में कैसा है। जब वो उसके नोट करते हैं तो
हर शख्स इस चीज से निकल सकता है। तो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल कि किस तरह से स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी की रुकावटें दूर कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द थ्योरी ऑफ इंटीग्रिटी और इंटेग्रल थ्योरी। पैशन, बहुत सी जगहों पे ये चीज अब गलत प्रूफ हो चुकी है कि जो कहते हैं कि जी सिर्फ पैशन ही सब कुछ है, ख्वाब ही सब कुछ है। दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो ख्वाब देखते हैं और एक वो जो ख्वाब पूरा करते हैं। अगर इन दोनों का मुकाबला करवाया जाए तो दुनिया ख्वाब देखने वालों की नहीं है। ड्रीमर्स आर नथिंग, डूअर्स आर समथिंग। जो डू करते हैं उस ख्वाब को आइंदा तबीर करते हैं। अच्छा, जो ख्वाब के बगैर उसका अमल बेकार है, इसी तरह अमल बगैर ख्वाब बेकार है। लेकिन अहमियत अमल की ख्वाब से ज्यादा है। मुझे जितने लोग मिल रहे हैं, सर हमारे पास करोड़ों का आइडिया है, तो मैं कहता हूँ यार आप ये कह सकते हैं कि यू हैव अ $1 million शिट बिकॉज वो आइडिया ही है, आपके ख्याल में है, अमली वजूद में नहीं आया, फिर अभी वो वैलिडेट नहीं हुआ, वो आइडिया किसके लिए था। अच्छा, सो पैशन मेरी नजर में सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंस रखता है कि जब आप अपने कारोबार के चैलेंजेस करते वक्त थक जाए तो उस वक्त वो पैशन आपको थकने नहीं देता। अगर मैं वो काम कर रहा हूँ जिसका मुझे पैशन है तो मैं थकूंगा नहीं, अदरवाइज मैं घड़ी देखूंगा कि यार 5 कितने बजे मैं घर जाऊं और सो जाऊं या ना ही जाऊं तो बेहतर है। पैशन आपको मजबूर करता है कि आप थक भी गए हैं तो आपकी बॉडी कहती है कि अभी और करो, अभी और करो। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ द पैशन एंड दैट्स इट। इससे अलावा कोई पैशन नहीं। पेरेंट्स के पीछे चलना मेरा ख्याल है दैट्स वेरी आउटडेटेड सब्जेक्ट, क्योंकि आई एम सॉरी, माजरत, मेरा वो टेक्निकल इशू की वजह से मैं चला गया था स्ट्रीम से। कोई मसला नहीं जी, कोई अच्छा, पेरेंट्स की बातें होती थी मेरा ख्याल है कोई 10-15 साल पहले, जिसमें बात ही होती थी कि हमारे पेरेंट्स के जो चैलेंजेस थे ना वो और थे। उस जमाने के चैलेंजेस शायद माशाल्लाह के चैलेंजेस थे, उस जमाने के चैलेंजेस सियासी वो और मईशत थी, वो और माशरत थी। उस जमाने में अभी इस्लाम को टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया गया था, उस जमाने में और चीजें थी। आज के चैलेंजेस कुछ और हैं। अच्छा, भेड़ चाल और पेयर, ये रेलिवेंट चीज है कि आज मैं अगर किसी को देखता हूँ कि ये चीज चल रही है तो मुझे भी ये काम कर लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ये आपको नाकाम करने के लिए इतनी बात काफी है कि आप वो काम करें जो दूसरे कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि हमारे तारुफ के लिए कतील इतनी बात काफी है कि उस राह से हट के चलते हैं जो राह गुजर आम हो जाए। तो अगर आप वही राह गुजर इस्तेमाल करेंगे जो सारे कर रहे हैं, उसे हम इनोवेशन नहीं कहेंगे। एंड विदाउट इनोवेशन देयर इज नो एंटरप्रेन्योरशिप। स्टूडेंट्स अगर जॉब क्रिएट करना चाहते हैं, इकोनॉमिक दुनिया की इकोनॉमी में अपना हिस्सा डालते हैं, नेशन की इकोनॉमी में हिस्सा डालना चाहते हैं, जीडीपी में जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं, पॉवर्टी लेवल डाउन करना चाहते हैं, तो उनको एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन के बगैर नहीं हो सकती। एंड आई विल, इफ आई विल हैव अ चांस टू स्पीक अगेन, देन आई विल प्रोवाइड माय पॉइंट ऑफ व्यू इन द ह्यूमन एंगल कि किस वजह से ह्यूमन को सबसे ऊपर फोकस देना चाहिए रादर देन द टेक्नोलॉजी एंड रादर देन द बिजनेस आइडिया। सो यहाँ तक मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स को इन चीज पे फोकस करना चाहिए कि वो जाती जिंदगी में भी कुछ प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिकली, नॉट ओनली थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ बदल सकते हैं और ना सिर्फ अपने साथ पूरे माशरे को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही बात है जुल्करनैन साहब, आपने माशाल्लाह इतनी डिटेल में बड़ी मजे की बातें बताई हैं और बड़ी एक उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे। मैं इसके बारे में अपना ओपिनियन ये रखना चाहता हूँ कि लाइक अगर हम देखें, मैं सर आप लोग मेरी रहनुमाई फरमाइएगा इस बारे में अगर मैं कहीं पे गलत हूँ। मुझे ये लगता है कि हमारे माशरे में, जैसे ईदी साहब फरमाया करते थे कि हमारे पास मुल्क पाकिस्तान में पढ़े लिखे जाहिलों की फौजें मौजूद हैं, और मतलब जाहिल भी इस तरह के हैं कि मतलब अगर हम कोई रेडी वाला बायर है तो हम उसको जो है जाहिल कहते हैं। फिर गांव में है कोई है जो हमसे मतलब लाइक एजुकेशन में या थोड़ा अगर हम उसको कमतर समझते हैं तो हम उसको जाहिल के नाम से जानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जाहिल को जाहिल कहने के अंदर सबसे ज्यादा जो किरदार है वो हमारा अपना है। लाइक अगर हम मिडिल क्लास और एलीट क्लास के होते हुए भी वो लोग अगर मतलब जाहिल हैं तो फिर आई थिंक सो हमारे इसमें फायदा नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है जिसको मैंने जितना ज्यादा पैसा दिया है, जितना ज्यादा शोहरत दी है, जितना ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग पावर दी है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उसी के पास हैं कि हम अपनी चीजों को जो है वो आगे कन्वे करें। जी, मैं इसका जवाब दूं? जी जी सर, जरूर प्लीज। अच्छा जी, अगर हम यही बात करते हैं ना तो अगर आपको याद हो तारीख में, हमारी तारीख में एक शख्सियत गुजरी है जिसे हम अबू जहल कहते हैं, जाहिलों का बाप। उसका एक्चुअल नाम जो था ना वो अबुल हिकम था, हिकमत का बाप। वो इतना सियाना और काबिल शख्स था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले जो कहा गया था ना कि इस बात को कि उनको कत्ल करने के लिए 40 कबीलों के 40 मर्द आए और एकदम
ये इतनी गहराई वाली बात उसी शख्स का आइडिया था, बट वो अबू जहल हो गया। इतने इल्म रखने के बावजूद वो कहीं ना पहुंच सका। और अगर हम अपने नबी की बात करते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम नबी उम्मी कहते हैं। तो यहाँ डिफरेंस करने की जरूरत है। पढ़ा लिखा होना जाहिल हो सकता है, अनपढ़ हो के भी आप दुनिया को लीड कर सकते हैं। तो यहाँ अनपढ़ और जहालत ये मैं थोड़ा सा मजहबी नुक्ता नजर आ गया, लो माजरत चाहूंगा कि मैं नॉर्मली ये बात नहीं करता होता, लेकिन चूंकि इसका और कोई मेरे पास जवाब था नहीं, तो इसी तरह या कहते हैं किसी चीज को अगर आप गलत समझना चाहते हैं तो उसे दूर से देखें या गौर से देखें। तो मेरा ख्याल है हमारे जो क्लास सिस्टम है इस पे दूरी है और इसमें मगरूरपन मौजूद है, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम है। और जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो उसमें एक एंगल होता है जिसे हम ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन कहते हैं या ह्यूमन सेंटर्ड वर्क कहते हैं, जिसमें आप स्टार्ट करते हैं विद द एम्पैथी टू लिव विद इन द कस्टमर शूज। आपको पता होना चाहिए कि मेरा कस्टमर या मेरा यूजर किस तरह का है, कैसा है, किस इलाके का है। और मैं एक देहाती इलाके में जहां सब लोग धोती पहन के बैठे हैं, मैं पैंट शर्ट पहन के चला जाऊंगा और इंग्लिश बोलूंगा, तो एक्चुअली मैं जो भी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूं, मैं जो भी प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूं या सर्विसेज बनाना चाह रहा हूं, उसका स्टार्ट या पहला कदम गलत है। पहला कदम ये है कि आप जिसके लिए काम कर रहे हैं आपने उसके साथ उसकी जुबान में, उसकी माशरत में उनके साथ बैठ के उनकी प्रॉब्लम को सुनना है ताकि सोल्यूशन पेश कर सकें। तो स्टार्ट विद दिस थिंग। सो ये एंगल बिजनेस एंगल में भी पूरी तरह वैलिड होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिलाल भाई से करना चाहूँगा, जो कि CEO हैं प्रोग्राम वैली में। अच्छा बिलाल भाई, हम जो है ना, लाइक जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम नौकरी की तरफ भागते हैं, तो इसमें मैं ये कहना सोचता हूँ कि लाइक हम अगर अपने बच्चों को ये सिखाएं कि कैसे सोचना है इंस्टेड ऑफ के क्या सोचना है, तो ये आई थिंक ज़्यादा होगा। हम गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, हम चाहते हैं जी हमें रेफरेंस से किसी से हम कहीं घुस जाएं किसी गवर्नमेंट के दायरे में, सरकारी नौकरी में। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? लाइक मैं समझता हूँ कि पहचान से मिला काम ज्यादा देर नहीं रहता, लेकिन एक काम से मिली पहचान जो है वो हमेशा के लिए रहती है। इंसान अपना मुकाम खुद बनाता है किसी काम के अंदर। तो इसके बारे में बिलाल भाई आपके क्या जो है पॉइंट ऑफ व्यूज हैं? अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग माय टाइम। ओके, इसमें मैं ये चीज सोचता हूँ कि सबसे पहले एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद हम उसको नहीं पता था कि उसने इंग्लिश बोलनी है या उर्दू बोलनी है, उसकी क्या लैंग्वेज है। जैसे हम लोग उससे बात करते हैं वो हमारी बात को रिस्पॉन्स करता है, वो उसी तरह एक मेंटली लेवल पे ट्रेन होना स्टार्ट हो जाता है और उसी तरह उसकी ग्रूमिंग होती है और वो हमें देख के सीखता है। और इसी तरह हम इसको कंपेयर करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। हमारे एजुकेशन सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली हम लोग इंजीनियर बन रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहे हैं, हम लोग CA कर रहे हैं, हम लोग ACCA कर रहे हैं। तो हमें यही सिखाया जाता है कि आपने एक कंपनी में जाके काम कैसे संभालना है, आपने जॉब कैसे फाइंड करनी है, हमने जॉब हंटिंग कैसे करनी है। बेसिकली इसी तरह हमें हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे एजुकेशनल सिस्टम में हमें यूं ही ट्रेन किया गया कि आपने जाके जॉब संभालनी है, आपने एक किसी चीज की जॉब परफॉर्म करनी है। हमें कभी भी नहीं सिखाया जाता। हमारे जो चंद एक यूनिवर्सिटीज के अलावा, मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, चंद एक यूनिवर्सिटीज के अलावा को नहीं बताते कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, आपने स्टार्टअप की तरफ जाना है, आपने लोगों के प्रॉब्लम्स को सुनना है, आपने अपने जिस भी आप एजुकेशन सिस्टम के अंदर है, आपकी जो भी स्पेशलाइजेशन है, आप उस स्पेशलाइजेशन के थ्रू कैसे लोगों की जिंदगी आसान कर सकते हैं। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? बेसिकली ये चीज ये होती है कि आपने लोगों की जिंदगी को सहल कैसे बनाना है। साइंस क्या कर रही है? साइंस बेसिकली यही कर रही है कि हमारी लोगों की जिंदगी को सहल बना रही है। जैसे कि एक मोबाइल फोन है, आपकी जिंदगी बहुत आरामदेह बन गया, इजीली दूर बैठे लोगों से बात कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि अब ई-कॉमर्स मार्केट आ गई है। ई-कॉमर्स मार्केट में क्या है कि आप कंप्यूटर साइंटिस्ट जो लोग होते हैं उन्होंने आपकी शॉपिंग को बहुत इजी बना दिया है कि आप लोग घर बैठ के आप शॉपिंग कर सकते हैं किसी भी तरह की। इसी तरह अगर हर मीडिया, मतलब कि हर तबके का लोग, हर डोमेन के लोग सिर्फ ये सोचना स्टार्ट कर दें कि हम लोग अपनी स्पेशलाइजेशन के थ्रू कैसे एक लोगों की जिंदगी को आसान बना सकते हैं। मेरे नजर में एक ये छोटा सा ये कंसेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, कि एंटरप्रेन्योरशिप ये होती है। और इसी तरह अगर हम अपने बच्चों को यूं ग्रूम करना स्टार्ट कर दें कि आपने लोगों की जिंदगी को सहल बनाना है, आपने एक ऐसा आइडिया जनरेट करना है कि जिससे लोगों की जिंदगियां आसान हो जाएं, ठीक है। तो हमारी बेसिकली यूनिवर्सिटीज में ट्रेनिंग जो दी जाती है वो ट्रेनिंग ये दी जाती है कि जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाती है।
हमें ये सिखाया जाता है कि अगर आप इतने मार्क्स लेंगे, आपका सीजीपीए इतना होगा, तो आपको एमफिल में एडमिशन मिलेगा। हमारा जो एक मतलब कि मेंटल लेवल वो इसी तरह से स्केच कर दिया जाता है कि जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, जो हमारी एक नई कौम है, वो इससे बढ़कर सोच नहीं पा रही है, आउट ऑफ बॉक्स सोच नहीं पा रही है। तो हमें बिल्कुल एक एजुकेशन सिस्टम पे रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो हम लोग बेसिकली इसी के ऊपर, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो प्रॉग वैली है, हम इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे कंट्री में क्या होता है कि हम लोग इसी तरह आते हैं, इंटर करते हैं, इसके बाद हम लोग बैचलर कर लेते हैं, और हमें इसके बाद भी नहीं पता होता कि हमने बैचलर करने के बावजूद हमने किस जगह पे जाना है, किस डोमेन में जाना है। इवन के कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके आते हैं, उसको नहीं पता होता कि उसने वेब डेवलपमेंट में जाना है, उसने प्रोग्रामिंग में जाना है, उसने मार्केटिंग में जाना है, उसको नहीं पता होता। तो ये हमारे बैचलर जो स्टूडेंट्स हैं, ये उनका हाल है। तो अब्रॉड के अंदर क्या होता है, बेसिकली बाहर यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, वहां पर ये होता है कि वहां पे एक बूट कैंपिंग होती है। वहां पे बच्चों को जज किया जाता है कि वो किस चीज के अंदर वो बेस्ट परफॉर्म करते हैं। आया वो स्पीच में बेस्ट परफॉर्म करते हैं, आया वो स्पोर्ट्स में बेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो वहां से बच्चों की स्किल्स को जज करके उनकी फिर ग्रूमिंग की जाती है। उनको वहां पे बूट कैंपिंग होती है, वहां पे बूट कैंपिंग के थ्रू उनकी स्किल्स को मजीद पॉलिश किया जाता है, उनको प्रॉपर उनकी कोचिंग की जाती है। तो उसी तरह का एक बूट कैंपिंग का आइडिया हम लोग पाकिस्तान में लेकर आए हैं, कि जिसमें हम लोग प्रैक्टिकली स्किल्स के ऊपर बिलीव करते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, नो डाउट, लेकिन जो मैटर करती है चीज वो प्रैक्टिकल करता है। हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी बन जाते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि आपने प्रैक्टिकली काम कैसे करना है। तो इसके लिए जरूरत है, हमें स्किल सेट की जरूरत है, हमारे नौजवानों को एक स्किल सेट की जरूरत है। और दूसरा एक इस माइंड सेट की जरूरत है कि आप अपनी स्किल सेट को दूसरे लोगों के लिए कैसे आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, शहजाद रुशान गिलानी साहब आपकी तरफ आते हैं। थोड़ा सा टाइम जो है हमने मैनेज करना है, तो इंशाल्लाह तमाम जो है सम अप करें थोड़ा सा विद इन अपनी थॉट्स को। शहजाद भाई मुझे बताइएगा कि एक स्टूडेंट है, अब उसने बिजनेस, अब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ, हम जॉब की तरफ अगर नहीं जा रहे, ये सारे मतलब हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा सबके साथ सेम, मैं एग्री करता हूँ कि जॉब जो है वो मतलब हम लॉन्गर रन में नहीं कर सकते, हमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स, कहीं ना छोटे छोटे स्टार्टअप जो हैं वो करने पड़ेंगे इन फ्यूचर, अगर हमें सर्वाइव करना है तो। और यही एक आई थिंक जो बेस्ट फ्यूचर का है भी। रुशान साहब मुझे बताइएगा कि जीरो इन्वेस्टमेंट फार्मूला जो होता है, जो मतलब आजकल हम देखते हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करें, बिल्कुल कुछ भी नहीं आपने इन्वेस्ट करना, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बताइएगा ये कैसे कर सकते हैं हम, मतलब इसके क्या मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे पॉसिबल है ये? जी सजाद भी, कैन यू हेयर मी? जी अदील भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज आ रही जी अदील भाई, आप इस चीज अदील का खान जी, अदील से शेख जी, बिल्कुल। है वो हमेशा के लिए रहती है। है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे आज अपने इस सेशन में इतने काबिल लोगों के साथ बिठाया। माशाल्लाह मुझे सबकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत सीखा। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जो मुल्की हालात कोविड-19 की वजह से चल रहे हैं, उसमें मैं अपनी तरफ से, आपकी तरफ से, तमाम स्पीकर की तरफ से, जितने भी पैरामेडिक स्टाफ हैं, नर्सेज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान आर्मी है, गवर्नमेंट है, पुलिस के लोग हैं, जितने भी लोग इसमें वर्किंग कर रहे हैं, मैं सबसे पहले तो उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। माशाल्लाह वो अपनी इतनी एबिलिटीज़ को वहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और जितने लोग इस वजह से वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और अल्लाह ताला हमें इस वबा का मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए। और लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको सीरियस लें, ये मज़ाक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात सर ये है कि देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है वो डिस्कशन हुई इस हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप पे भी बात होगी, साथ में मोटिवेशन पे भी बात होगी। सर मेरे नज़र के मुताबिक ना एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, आप जो भी काम स्टार्ट करते हैं ना उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हो ना, तब वो चीज़ें स्टार्ट होती हैं। मैं ऐसा इस चीज़ को जल्दी समझ करूंगा। देखें, अब एक बच्चा है, जो सबसे पहली चीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ के बारे से बहुत अच्छी बात की है कि यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं बताया जाता, और ख़ास करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो जस्ट बिज़नेस है सर, बिल्कुल, जिसको बुरा लगे, लगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10 से 12 साल हो गए हैं इसी फील्ड में, मैंने बहुत सी जगह को देखा है, जानता हूँ, यूसुफ भाई इस हवाले से जानते हैं। सर बिल्कुल बिज़नेस है, कुछ नहीं बताते, बिल्कुल कुछ नहीं बताते। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी रह के देखा है, सारा देखा है, इस पे कोई बच नहीं रहता। और दूसरी सर मैं एक चीज़ बात बताऊँ आपको,
जब एक बच्चा जो काम शुरू करना चाहता है ना सर, देखें एक एक वो बच्चा जो है ना जिसको कदर नहीं है काम की, जिस बच्चे को जिस तरह यूसुफ ने कहा हिसाब करना नहीं आता, लेकिन पता है क्या, उसको घर से पैसे मिल जाएंगे, वो जाके कहेगा जी मैं अपना कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, उसके घर वाले कहेंगे ये लो आप अपना कारोबार शुरू करो, बड़ी बात है हमारा बच्चा कारोबार शुरू करने लगा है, अपने पाँव पे खड़ा होने लगा है। ये इसमें वालिदैन का कसूर बहुत ज्यादा है। देखिए बच्चे की प्रैक्टिस ही नहीं है। आप जो भी काम शुरू करते हैं ना उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। सबसे पहला रूल क्या आता है, आप अपना गोल सेट करें, ठीक है। वो जैसे आईडीए की यहाँ पे जुल्कनैन साहब ने आई थिंक बात की आईडीए के हवाले से, आईडीए वाली बात बाकी बड़ी आसान होती है। लोग कहते हैं ये आइडिया है ऐसे ही है, करोड़ों का, इस पे तुम काम करो। ऐसे ही कोई है। क्यों नहीं कहता कि मैं इस पे काम करता हूं? हाँ? देखिए ना, मैं ये तो कहूंगा कि मैं यही कहूंगा सर जुल्कनैन ये देखिए इतना बड़ा आइडिया है, इसमें आप करोड़ों कमा सकते हैं, जरा इसको स्टार्टअप तो करें। तो मैं ये क्यों नहीं कहता कि मैं स्टार्टअप करता हूँ, ठीक है। ये चीज बड़ी मैटर करती है, बातों से बड़ा कुछ हो जाता है, लेकिन असल काम प्रैक्टिकल का होता है। मैं वो बात, अच्छा देखिए अब वो बच्चा है उसके पास नॉलेज ही नहीं है। देखिए सबसे पहले आप अपना गोल सेट करें, आप किस तरफ जाना चाहते हैं। तो मेरे सामने सारे एग्जांपल्स हैं। एक बंदा है उसने अगर ग्रोसरी का काम स्टार्ट किया है तो 6 महीने बाद उसको छोड़ देगा। क्यों? हम लोगों की सबसे बड़ी जो बीमारी है ना एंटरप्रेन्योरशिप के वाले से, हम ये कहते हैं कि हमने आज काम स्टार्ट किया है, बस कल हमें उसमें से फायदा आना चाहिए। ऐसे नहीं होता। जो मेरी मंतिक है ना उसमें मैं ये कहता हूँ कि आपने कोई भी काम शुरू किया है बिल्कुल। ना, 6 महीने भूल जाए, 6 महीने टाइम दें, 6 मंथ तक आप उस पर वर्किंग करें। सर आपने गोल सेट कर लिया, गोल सेट करने के बाद आपके पास एक एक आइडियल चीज होनी चाहिए, एक आइडियल चीज। देखिए अब उसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ। एक बंदा है वो कहता है कि मैं एक बुटीक बनाना चाहता हूँ, मैं फैशन डिजाइनिंग की तरफ जाना चाहता हूँ। लेकिन वो सबसे पहले एक उस बंदे को नोट करे जो एक उस फील्ड में एक बहुत बड़ा जिसने नाम कमाया है, ठीक है, उसको पढ़े, उसकी कारकर्दगी उसकी वर्किंग को पढ़े, ठीक है, फिर वो अपनी चीज को आगे लेके जाए। फिर उस चीज के बारे में जब आपके पास नॉलेज आ जाए, फिर उसके बाद आपके अंदर ना जो सबसे बड़ी चीज है, जिस पे मैं कहता हूँ कि दुनिया का बड़े से बड़ा कोई भी बंदा हो, उसमें बिल गेट्स हो, उसमें कोई भी हो, जिस बंदे के अंदर कमिटमेंट नहीं है ना, वो कभी एक अच्छा बिल्कुल, एंटरप्रेन्योरशिप बंदा बिल्कुल नहीं ऐसे बन ही है। कंसिस्टेंसी नहीं है। सकता। कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी जी, कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए एक बंदा अगर कमिटेड नहीं है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, और एक बंदा अगर अपने काम को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तो वो भी फिर भी कभी नहीं काम कर सकता। दूसरा, देखिए हम ये कहते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चों को वहां तक ग्रोथ नहीं दी जाती। मेरी इस बात से बहुत लोग इख्तलाफात करेंगे कि आप टीचर्स पे ब्लेम करें या यूनिवर्सिटी को ब्लेम करें। नहीं सर, लोग जो सिर्फ फीस ले रही है, ठीक है, मेरे पास 3-4 एग्जांपल ये इस कोविड के सीजन की हैं, ठीक है। लोग अब देखें, मैं यहाँ में गांव में हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट से भी इस हवाले से हमने बात की है। अब एक बच्चे को सिर्फ ये नहीं बताना कि आपने पढ़ना है, उसकी और भी बहुत सी जरूरियात है। अब देखिए जैसे गिलानी साहब का नेट प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब जहां भी बैठे हुए हैं, ठीक है, ये चीजें बड़ी बगौर इन चीजों का जो है ना वो देखा जाता है। दूसरी चीज, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जो सबसे बड़ी हमारे अंदर खामी पाई जाती है ना, वो ये खामी पाई जाती है कि हम जो बच्चा सोचता है ना, जिस पे बच्चे ने वर्किंग की थी है, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसने वर्किंग की है, जिसके पास नॉलेज है, जो जिसका पास उसका आइडियल है और जो अपने उस काम में सीरियस है, हम बिल्कुल उसकी ऐसे ही है। लेग पुलिंग बहुत करते हैं, ठीक है। जैसे सर ने बात की, देखें हम उसकी लेग पुलिंग किस तरह करते हैं, उसको कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं करो, ये करो। हाँ, सपोर्ट हम तुम्हें मशवरे जरूर हम करते अपने हैं देंगे। लेकिन ये करो। अब देखें, मैं शहर की बात, जी जी, मैं शहर की बात तो नहीं करता। गांव में आज से कुछ अर्सा पहले तक सिर्फ क्या होता था, अब मैं थोड़ा सा पंजाबी कर से, साडा पुत्र यहाँ जी इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, ठीक है, या वकील बनेगा। मतलब उनकी नजर में सीएसपी बिल्कुल। ऑफिसर कोई मायने नहीं रखता, एक अच्छा फोटोग्राफर कोई मायने नहीं रखता, एक फैशन डिजाइनर कोई मायने नहीं रखता, ठीक है, बिल्कुल। नहीं ये तीन चीजें ही हैं, ठीक है। तो ये देखें इसमें वालदैन जो होते हैं वो बच्चे को बड़ा सपोर्ट करते हैं। और दूसरा सर, मेरा अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये किसी का नहीं, मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी कह रहा हूँ, बहुत से लोग इख्तलाफात करेंगे। देखें आप जरूर काम शुरू करें, आप जरूर अपना खर्चा उठाएं, आप अपने आप को स्टेबल करें, लेकिन स्टडी मस्ट है बिल्कुल। सर।
बहुत मस्ट है। देखें, हम इस चीज पे तो नहीं ना जाते कि अगर हम सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक यूनिवर्सिटी हैं, तो सर उसके बाद हमारा थोड़ा-सा अपने ऊपर भी है। अब इसकी एक रियलिटी की एग्ज़ाम्पल है सर, रियलिटी की। मेरा कज़न था, वो मेरे साथ ही पढ़ रहा था। मैंने इंजीनियरिंग किया हजवेर यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अच्छा, अब उनकी क्लास होती थी सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक। अब वो सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक अपनी रेगुलर क्लास लेता था और ठीक 4 बजे वो एक जगह जॉब पे चला जाता था। अब वो जॉब से वापस कब आता था? रात 2 बजे। रात 2 बजे आके उसने खाना खाना है और फिर सोना है, अपनी असाइनमेंट भी बनानी है, पढ़ना भी है और सुबह 8 बजे तो ज़रूर उठना है ताकि 9 बजे अपनी क्लास में पहुँच सके। बिल्कुल। सर, मेरी नज़र में ये कोई मतलब जो है ना, ये कोई चीज़ नहीं है। उसकी सेहत भी खराब हो गई, काफ़ी वो मतलब अपसेट हो गया, उसकी स्टडी का भी बहुत हर्ज हुआ, ठीक है। बिल्कुल। ये एक बड़ा कॉम्पिटेंट बंदा जो होता है ना, वो होता है। अब देखें, दूसरी चीज़ होती है कि हमें ये भेड़-बकरियों, हमारे लोगों में सबसे बड़ी खामी पता है क्या है? जो सबसे बड़ी खामी है और वो हर जगह पे है। अगर हम सोशल सेक्टर में हैं, वहाँ पे भी है, अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, वहाँ पे भी है, किसी भी जगह पे है। सबसे बड़ी खामी पता है क्या है? हम कहते हैं, उसने कर लिया है, मैं भी करूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, हम अगले पे देखते हैं, उसने कर लिया है, मैं भी करूँ। लेकिन हमें अपनी खूबी का नहीं पता सर। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन हमें लेकिन अब वो उससे पहले सेल्फ स्टीम रखनी। सेल्फ असेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है ना, कि मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, हम किसी को फॉलो क्यों करें। हम अगर हमारे अपने माइंड है, अल्लाह ने हमें हर एक को यूनिक बनाया है, तो हमें अपने तौर पे सोचना चाहिए कि मैं किस चीज में बेहतर हूँ, और मैं उस चीज को वही काम बेहतर कर सकता हूँ जिसमें मैं बेहतर हूँ। तो चलते हैं जी, शहजाद रुशान साहब, मेरी आवाज आपको आ रही है? आपका शायद कनेक्शन प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा सा। शहजाद भी, कैन यू हेयर मी? आई थिंक इनका थोड़ा सा इशू चल रहा है इंटरनेट का। तो हम दोबारा चलते हैं मोहम्मद यूसुफ साहब की तरफ। जी यूसुफ भाई, चलें, बताइएगा, सारी बातें हो गई। जॉब से हमने इनकार कर दिया, हमने जॉब नहीं करनी, जॉब नहीं करवानी अपने बच्चों को। हाउ टू बी गुड स्टार्ट अ गुड मतलब स्टार्टअप बिजनेस, छोटा सा स्टूडेंट के लिए। कोई कॉलेज लाइफ में है, कोई अपने एक्सपेंसेस जो है वो खुद बेयर करना चाहता है, कोई अपनी यूनिवर्सिटी की फीस जो है वो देना चाहता है। तो मतलब हम अपना छोटा स्टार्टअप जो है वो किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में यूसुफ साहब बताइएगा थोड़ा सा। इसमें ये होता है हमसा भाई कि मैं जितनी भी अभी तक बातें हुई ना, अगर मैं इन सब को एक साइड पर रख कर ना एक सोच रखूँ ना, वो जो ब्लेम करने का तरीका है ना मेरा, देखिए ना, यूनिवर्सिटी वाले ने भी जब बिल्डिंग रखी थी तो उसने भी तो एक स्टार्टअप रखा था ना। मैं क्यों उसको ब्लेम कर रहा हूँ? मैं अगर आज से ना सारी जो कहते नहीं कि आप रेजर उठाएं और पीछे का सारा मवाद में मिटा दूं, यूनिवर्सिटी इस तरह है, माँ बाप ने इस तरह किया, हर चीज ने इस तरह किया। अगर ये एक चीज जो है ना, वो जो कहते नहीं कि नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर तब आती है जब आप ब्लेम करना शुरू कर देते हो। लेकिन ब्लेमिंग में आपकी क्या हो गई, नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो गई। तो आप एक स्टार्टअप बिजनेस तो कर नहीं सकते। जैसे अदील भाई ने बात की, जुल्फकार अंसारी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की है। ये सारी चीजें जो देखे ना, एक बहुत ज्यादा मशहूर होने के लिए फिर हम एक बड़ी सी चीज को जो है ना ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। एक ब्लेमिंग आ रही थी अभी आजाद शेवाला की तरफ से कि यूनिवर्सिटी कुछ नहीं सिखाती, आप प्रैक्टिकल हो बिल्कुल। जाए, आप ये कर दे, आप वो कर दें। देखिए, ये एक ब्लेमिंग है जो कि आप हमारे दिमाग में एक नेगेटिव थॉट्स ला रहे हैं कि हम नेगेटिव की तरफ किस तरह चलें। देखिए, सोसाइटी ने इसी तरह ही रहना है, इस यूनिवर्सिटी ने इस तरह रहना है, मेरे लोगों ने इस तरह रहना है, मेरे माँ बाप ने भी इस तरह रहना है। लेकिन मैंने खुद तो शुरुआत करनी है ना। उस खुद की शुरुआत के लिए मैं अपने आप से ना ब्लेम कर लूंगा ना, तो मैं कहूंगा कि अपने आप से ब्लेम करें। वो अपने आप से जब ब्लेम करता है तो वो जो है ना अपने आप को तब्दील करने की तरफ लेकर आ जाता है। उसके दिमाग में जितने भी सारे सवालात होते हैं, देखे ना, अभी अदिल भाई ने बात की थी कि आप जब स्टडी छोड़ देते हैं, मैं इसको भी एक कहूंगा कि ये भी एक ब्लेम है कि आप अपनी स्टडी को छोड़ें और अपने बिजनेस की तरफ आ जाएं। देखे ना, सवालात भी आ रहे थे कि अगर 2 CGP है तो हम किस तरह बिजनेस कर सकते हैं। आप जाकर सर्चिंग तो कर लें, ब्लेम ना लगाए ना कि डिग्री होने के साथ ही एक स्टार्टअप बिजनेस करना पड़ेगा। आप उन जगह को सर्च करें, उन लोगों को सर्च करें कि जिन लोगों ने डिग्री भी नहीं ली, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल थी, कुछ चीजें थी, वो ब्लेम नहीं करते थे। हमारे पास ना एक मसला आता है ना ब्लेमिंग में ये मसला आता है कि जब मैं रोड पर जाता हूँ, पुलिस वाले ना खड़े होते हैं, मुझे रोकते और कहते हैं कि बेटा आपने इससे आगे नहीं जाना। यार, ये
ये किस लिए खड़े हैं, मैं क्या कहूँगा, ये किस लिए खड़े हैं, क्यों मुझे इस तरह रोका जा रहा है, ये सारी ब्लेमिंग है, ये मेरे लोग हैं, मेरे लिए खड़े हैं और ये हमारी अपनी चीज़ है, मैंने ब्लेमिंग नहीं कर, इन चीज़ों को ठीक करना है। अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटी की बात है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी सही है, गलत करवा रही है, वो प्रैक्टिकल स्किल नहीं सिखा रही है, लेकिन बेइंतहा किस्म के ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि प्रैक्टिकल स्किल सिखा रहे हैं, आप खुद हैं जो कि प्रैक्टिकल स्किल सीख सकते हैं। हमें इन चीज़ों पर ब्लेमिंग में पढ़ते हुए ना, वो कहते नहीं है कि आप तब तक आगे नहीं पढ़ सकते जब तक आप पॉजिटिव सोचना शुरू ना कर दें। तो ये चीज़ें जो है हमारे दिमाग में, इन चीज़ों को हमने निकालना है, हमने इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना। अगर हम इन चीज़ों की तरफ जाएंगे, अदिल भाई कुछ पूछना चाहते हैं, मैं मौका दूंगा अपनी बात खत्म करने से पहले, कि अगर हम इन ब्लेमिंग को ख़त्म ना कर देना तो हम कहीं जाकर स्टार्टअप नहीं कर सकते। एक वहाँ छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ कि मेरा एक दोस्त जाकर यूनिवर्सिटी के बाहर बिरयानी लगाता है। अब उसने, उसकी तरफ ब्लेमिंग क्या आएंगी, पहले उसके टीचर कहते बेटा तुम क्या कर रहे हो, ये छोटा काम है, ये सारी चीजें हैं जो अगर वो पहले वाली चीजों को फेस कर लेता है तो बाहर बाद वाली ब्लेमिंग भी तो फेस कर सकता है। वो देखे ना, आपने अच्छे अच्छे बिजनेसमैन की अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे ना तो उसके दिमाग में कभी भी ब्लेम नहीं आएगा, नेगेटिव थिंकिंग नहीं आएगी, और वो इतना पॉजिटिव होगा कि वो कहते हैं कि जब मैं अपने नौकर से मिला तो मुझे पता चल गया कि उसका सेठ कौन है। वो जो उसका बॉस होता है ना, उसका पता तब चलता है कि उसका नौकर ही होता है, क्योंकि उसकी सोच नौकर होती है। और ये चीजें फिर हमें क्या कर देते हैं, अपनी चीजों से उठाकर अपनी ब्लेमिंग पर लेकर आकर अपने घर वालों से देखे ना लड़ाई हो जाती है। आपको बिजनेस के लिए अगर पैसे देंगे तो कौन देगा, ये सोसाइटी देगी। जगह प्रोवाइड करेगी कौन करेगा, ये सोसाइटी देगी। अगर मैं उस चीज पर तो ना होकर आऊं। अपने सवालात को खत्म करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपका सवाल भी इसमें आता है। एक चीज होती है हमारे पास कि हम कहते हैं कि आपके पास जीरो बैलेंस है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इन लोगों का भरोसा है, चाहे वो ऐसा भी बंदा होना कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो खड़ा आकर आपको ऐसी मदद कर देता है कि आप कह देते हो कि मैं एक बड़ा इंसान बन सकता हूँ। तो ये चीज़ है जो जीरो बैलेंस का कंसेप्ट था मॉडर्न दौर में, क्योंकि हम कहते हैं कि पैसे नहीं है। आप जाकर अपने पास को जाकर देख लेना, वहां पर तो पैसों की बात ही नहीं हो रही। फिर आप किसको ब्लेम करोगे? यूनिवर्सिटी को देख लें, पहले तो यूनिवर्सिटी तालीमी निज़ाम ही नहीं था। जुल्करनैन सानी भाई ने कहा कि एक तालीमी निज़ाम ही नहीं है, तो फिर हम किसको ब्लेम करेंगे? तो वाहिद आकर मैं कहूँगा कि स्टार्टअप ऑफ बिजनेस करें, जीरो बैलेंस हो। ये लोग कहानियां लिखेंगे, जो लोग अभी हमजा भाई मैं कहानियां लिखेंगे। मैं जरा मोहम्मद यूसुफ भाई की बात से का थोड़ा सा जवाब देना चाह रहा हूँ। जी 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 मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ, हर एक की अपनी अपनी राय होती है, तो लेकिन मेरी एक अपनी राय है। आपने अभी फरमाया कि यूनिवर्सिटी भी स्टार्टअप है, हमें उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए, वो भी तो एक एंटरप्रेन्योरशिप का माइंड लेकर आई है। तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जब कोई आता है, जब कोई मार्केट में आता है, कोई अपनी कंपनी स्टैंड करता है, तो बेसिकली उसकी एक पहचान क्या होती है, उसकी एक प्रोडक्ट उसकी पहचान होती है। अगर आप ऐसी हजारों कंपनीज की मिसालें देख सकते हैं, जब उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी लो होना शुरू हो जाती है तो वो कंपनी नोवेयर, तो वो कहीं पे फिर एग्जिस्ट नहीं करती है। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है एक नोकिया की। नोकिया एक मानी दानी कंपनी थी, लेकिन उसने वक्त के साथ खुद को अपडेट नहीं किया तो वो बहुत पीछे रह गई है। तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स आने चाहिए। हम लोग इस एज के अंदर आगे हम लोग ये जरूर सोच सकते हैं कि हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें खुद के ऊपर गौर करके पॉजिटिविटी लेकर हमें कुछ नया करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये कि हम तो कुछ कर लेंगे, लेकिन जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन आ रही है, वो उन्होंने उसी यूनिवर्सिटीज कॉलेज से होकर गुजरना है। क्या वो भी इसी एज के अंदर आके सोचेंगे जैसे हम सोच रहे हैं? तो हम ये चाहते हैं कि एचईसी का जो कोर्स आउटलाइन है, आप ये देख सकते हैं कि एचईसी का कोर्स आउटलाइन कितने साल पुराना है। वही कोर्स, वही आउटलाइन हमारे बाप दादा ने पढ़ी है, फिर उन्होंने भी वही पढ़ी है। अपडेशन क्या होगी? माइनर सी अपडेशन होगी, 1%, 2% या 3%। तो अब ये इतना एक आउटडेटेड कोर्स हम भी पढ़ रहे हैं, हमारे वालिदैन ने भी यही पढ़ा, हमारे बच्चे भी यही पढ़ेंगे। जब तक हमारी ये जो आप बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को ब्लेम नहीं करना चाहिए, जब तक ये अपडेट नहीं करेंगे खुद को, जब तक ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, कोर्सेज अपडेट नहीं करेंगे, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर हमारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएंगे, स्किल सेट गेन करेंगे? हमें तो फिर कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए इनसे। अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आईटी की फील्ड की सिर्फ हम बात करते हैं, तो आए दिन आईटी की फील्ड में अगर उसकी लैंग्वेजेस हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, हर दूसरे दिन, हर महीने अपडेशन आई होती है। और लेकिन हम यूनिवर्सिटीज में क्या पढ़ रहे हैं?
वही एक बरसों पुरानी एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, वही एक बरसों पुराना आउटडेटेड कोर्स पढ़ रहे हैं, तो जिसकी में कोई एग्जिस्ट नहीं करता। इवन के ऐसी मार्केटिंग के टर्म्स हैं, आईटी के टर्म्स हैं, जो मैंने बजाते खुद ये बैचलर डिग्री करने के बाद मैंने सुनी है। जब हम इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, हम इंडस्ट्री में आके पता चलता है कि ये भी चीजें, इनका तो हमने नाम भी नहीं सुना है। तो फिर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं? उन्होंने 4 साल किस चीज के लिए? अब वो 4 साल में क्या कर रहे हैं? अब्रॉड की मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि वहां पे क्या होता है, उनको एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर उनको ट्रेन किया जाता है, उनको बताया जाता है कि उसकी हिस्ट्री बताई जाती है, उसकी फिर एडवांसमेंट चीजों के ऊपर उनको प्रैक्टिकल ट्रेन किया जाता है। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है, अगर हम एक आईटी डिग्री कर रहे हैं, हमें आईटी के सब्जेक्ट के अलावा एडिशनल और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। हमें उसी फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए, और उसकी जो अपडेशन आती है उस डोमेन के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर अपडेशन आती है, उनको गेट करके उनके ऊपर हमें स्किल सेट देना चाहिए। और अगर यूनिवर्सिटीज यूं ही चलती रही तो यूनिवर्सिटीज के ऊपर ब्लेम आता रहेगा, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है उन्हीं यूनिवर्सिटी से होकर गुजरेगी। एक चीज तो मैं कंफर्म कर रहा था बिलाल भाई, आपके पॉइंट पर मैं असल में इसके बाद आ रहा था, लेकिन आपने मौका नहीं दिया। और ये जवानों का जो जज्बा है ना, ये मुझे बहुत पसंद होता है। ये चीज जो है ना, ये इसी चीज पर मैं आ रहा था। जुल्फिकार अंसारी, मैं आना चाहूंगा इसी चीज पर ही कि मैंने कहा था कि ब्लेम लगाएं, लेकिन ब्लेम का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को खराब करना शुरू कर दें। आप इंस्टीट्यूट बनाएं, आप 1000 किस्म के स्किल लाएं, आप यूनिवर्सिटी पर भी ब्लेम लगाना शुरू कर दें, लेकिन हम उसकी तरफ आकर बैठ ना जाएं। मैं 10-15 साल 20 साल से देख रहा हूँ यूनिवर्सिटियों को, कॉलेज को, स्कूल को, हम वो उसी जगह पर पड़े हुए, अभी तक चेंज नहीं आ रहे। ये रिफॉर्म हो रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं चेंज करने की, लेकिन अभी चेंज नहीं हो सकता। तो हमने इस तरह की बातें करनी है, जिस तरह के बिलाल भाई का जज्बा उतर कर आ गया, इसी तरह का जज्बा मुझे हर फील्ड में चाहिए, ताकि ये, क्योंकि एक बात नहीं है, ये हर बंदे का जज्बा होना चाहिए, ताकि हम आए और हम इन चीजों को चेंज करें। और मेरा क्योंकि सेशन में दरमियान में थोड़ी सी इस तरह की बातें करने का ख्याल था कि मैं इस चीज को चेंज करूंगा। जी आदिल भाई। बात बिल्कुल ठीक है सर। जुल्करनैन, मुझे अगर आप 2 मिनट देंगे ठीक है, वरना मैं आपके बाद बात कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। मेरे सर देखिए ना, मैं ज्यादा लंबा नहीं, सर, मैं माशाल्लाह इससे बहुत रिलेटेड अच्छी एक बात। बात करना चाह रहा हूँ बाद में। हाँ जी सर कर लें सर। जुल्करनैन साहब आप करें, मैं बाद में पॉइंट दूंगा। नहीं, मैंने कहा मेरा पॉइंट जो था ना वो थोड़ा सा इससे रिलेटेड है, लेकिन मैं होल्ड कर सकता हूँ, आई कैन होल्ड। तो आप प्लीज कंटिन्यू, आप काफी देर से चुके हैं, आपका वो पेंडिंग है, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए आदिल साहब। सर अच्छा सर, मेरा ना, मैं सिर्फ बात यूसुफ भाई की बात और बिलाल भाई की बात को कंटिन्यू करना चाहता। मैं इनको मतलब इन पे काउंटर अटैक वाली बात थी। मैं एक चीज कह रहा हूँ, देखें यूनिवर्सिटी पे ब्लेम क्यों जाता है सर, इसकी बात देखें और बच्चा फिर इस ब्लेम का फायदा क्यों उठाता है, या उसके माइंड में नेगेटिविटी क्यों आती है। सर मैं खुद अब्रॉड पढ़ के आया हूँ, मैं टर्की पढ़ के आया हूँ, ठीक है। मैंने सर वहां देखा है, वो स्टूडेंट को बहुत फेवर देते हैं। मैं उस चीज को ज्यादा लंबा नहीं करता। देखें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अनाउंसमेंट होती है सर, इंटर के बाद किसी भी फील्ड में आप एडमिशन ले सकते हैं। सर इसमें सबसे ज्यादा देखें, हर चीज के लिए सबसे पहले जरूरत होती है एक साजगार माहौल की। जितना साजगार माहौल होगा उतने लोग कामयाब होंगे। उसमें क्या क्या साजगारी नहीं है हमारे पाकिस्तान में। देखें, अब आप इसकी पंजाब यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लें। 150 सीटें हैं LLB की, ठीक है। इतनी ज्यादा भी होंगी, मैं बात कर रहा हूँ। आपको पता है उसकी एप्लीकेशन कितनी होती है? छोड़ दें इसी चीज को, मैं इंजीनियरिंग फील्ड पे आ जाता हूँ। आपने पंजाब टेक्निकल बोर्ड या मतलब HEC या पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, इन लोगों ने ही DAE को स्टार्ट किया है ना, ऐसे ही है ना सर। DAE किन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है सर। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में शायद 2 से 3% कोटा भी नहीं है DAE के स्टूडेंट का। बिल्कुल एक DAE का स्टूडेंट से 82% मार्क्स लेके आता है, क्या वो उसका हक नहीं है UET में जाके वो इंजीनियरिंग करे? क्या FSC वाला ज्यादा पढ़ के आ जाता है? वेरी गुड। एक ये फॉल्ट है। दूसरी चीज देखें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उन सीट्स की या बच्चों की तादाद ज्यादा करे, ठीक है। कैसे ब्लेमिंग गेम नहीं होती। देखें, BZU मुल्तान का जो कैंपस लाहौर में बना था, उसके बच्चों ने जलालत इख्तियार की, क्या उसके बाद बच्चों के दिल में नेगेटिविटी नहीं आएगी? जो ग्लोबल कॉलेज बना, सबसे पहले ग्लोबल कॉलेज बना, क्या HEC या एजुकेशन कमीशन तब सोया हुआ था कि ये 2 नंबर चीजें हैं, ये बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलेगा? वो बच्चा क्या करेगा सर, जो 2 साल वहां पढ़ रहा है और उसको डिग्री ही नहीं मिल रही,
और 2 साल बाद वो रोड पे जाके इम्तियाज कर रहा है, कहाँ से वो एंटरप्रेन्योरशिप पे जाएगा, या कहाँ से वो एक अच्छा इंसान बनेगा, या कहाँ कब नहीं उसके ज़हन में नेगेटिविटी नहीं आएगी। सर बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उन बातों के लिए वो साजगार माहौल चाहिए। बातें तो हम सारी अमेरिका, यूके और दूसरे ममालिक की करते हैं, यूरोपियन लेकिन करते सर हैं। हमें हमें सोचना पाकिस्तान पे रह के चाहिए। ये आप वहां सोचे ना कि जब आप इधर एचईसी में अपनी डिग्री टेस्टेड करवाने जाते हैं तो वहां आपको 15-15 दिन लटका दिया जाता है, या सुबह 5 बजे, अभी तो चलो उनका ऑनलाइन सिस्टम हो गया, पहले सुबह 5 बजे आप वहां जाते थे, जिसका लिंक होता था वो पहले ही अपनी डिग्री टेस्टेड करवा लेता था। मुझे एक बात बताएं, एक बच्चा 4 साल एक यूनिवर्सिटी प्राइवेट में पढ़ रहा है, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसकी डिग्री रोक देती है। सर क्या मजाज है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का उसकी डिग्री रोके, और वो बच्चा अदालत में जाकर डिग्री ले। एक यूनिवर्सिटी 1,50,000 रुपए, लाहौर में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी कोई उसकी वक़्त ही समझे नहीं है, 1,50,000 से ऊपर वो पर सेमेस्टर फीस ले रही है। ले किसकी रही है? इंजीनियरिंग की। और उसकी यूनिवर्सिटी पता कितनी है? टोटल यूनिवर्सिटी 3 से 4 मरले की यूनिवर्सिटी है। आदिल साहब मैं बोल और सकता हूँ एक कुछ? इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए तो जी सर, मेरा ये पॉइंट था, मैंने बस इस अच्छा, मुझे थोड़ा सा शायद मुझे गलत फीलिंग आ रही हो, लेकिन मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि कन्वर्सेशन पिछली 35 मिनट से एक टॉपिक पे चल रही है, एंड दैट टॉपिक इज द प्रॉब्लम ऑफ द यूनिवर्सिटीज विदाउट एनी सोल्यूशन और मल्टीपल सॉल्यूशंस, मे बी वन स्मॉलर सॉल्यूशन कि यार हम क्या कर सकते हैं और कैसे वे में कर सकते हैं। अगर हम इसी की एग्जांपल को दें, तो हमारा मेन टॉपिक जो है ना वो है एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स के मॉड। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी, ताकि अगर वैल्यू ऐड हो सके, आल्दो कि इट्स अ ग्रेट वैल्यू कि हमने एक रियल पिक्चर लोगों के सामने रखी है, और एंड रियली अप्रिशिएट यूसुफ भाई, अदील भाई एंड बिलाल साहब। मैं इसमें अगर थोड़ा सा ऐड करूं तो शायद ये ऐड कर सकता हूं कि मैं यूनिवर्सिटीज में, मुझे 12 यूनिवर्सिटीज से ऑफर आई कि मैं वहां पे आके एज लेक्चरर हूं, और मैंने वो रिजेक्ट कर दिया बेस्ड ऑन वन रीजन। मैं उनसे कंप्यूटर की डेटा साइंस की बुक मांगता हूँ, ये डेटा साइंस की बुक दिखाएं, तो वो डेटा साइंस की बुक के मैं चैप्टर नंबर और पेज नंबर और ऑथर के नाम बताता हूँ कि ये मैंने 1999 में पढ़ा था, 1999, और स्टिल इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। इसको आउटडेटेड, यानी मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाया जा रहा, और पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स इस वक्त फ्रीलांसिंग के अंदर इतना ज्यादा कमा रहे हैं, तो उन्होंने कहां से पढ़ा? तो एक बात तो आपकी बिल्कुल फैक्ट है कि हमें खुद करना चाहिए। देयर आर टू मेनी वेबसाइट्स, यूडेमी, कोर्सेरा, एडेक्स, आप वहां पे जाएं और जरूर अपनी इंफॉर्मेशन को, हम इस वक्त फॉर्चुनेटली एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पे आपको लाइब्रेरी तक जाना नहीं पड़ता, लाइब्रेरी आपके पास आएगी। हमजा भाई, किसी ने कहा कि क्वेश्चंस तो देख लें, तो अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज आप सामने लगाइएगा ताकि उसका कुछ जवाब दे दें। लेकिन मैं जी अच्छा, इस पे मैं थोड़ा अच्छा, इसमें अब इस तरह है कि एंटरप्रेन्योरशिप को अगर हम इसी मॉडल के साथ जुड़े, तो एंटरप्रेन्योरशिप एक डिसरप्टिव मॉडल है जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को देखता है, उसमें इनोवेशन लाता है और उसको फाड़ के एक नया सोल्यूशन इनोवेट करता है। एग्जिस्टिंग सिस्टम के जो नुमाइंदा लोग होते हैं, जो उसके मफाद के अंदर बैठे होते हैं, जो उससे फायदा उठा रहे होते हैं, उनको उससे तकलीफ जरूर होती है, लेकिन उसके बाद आपने देखना होता है कि आप किसके लिए ये सोल्यूशन दे रहे हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिवर्सिटी का कोर्स उसके स्टूडेंट से पूछ के बना? अगला क्वेश्चन, क्या उसके स्टूडेंट, हम लोग ह्यूमन सेंटर्ड की जब बात करते हैं तो उसका एक फ्रेमवर्क में बात ही होती है को क्रिएशन, जिसमें यूजर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर को क्रिएशन नहीं होगी, अगर स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, तो इसका मतलब को क्रिएशन नहीं है, इट्स नॉट अ इनोवेशन, इट इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे बिलाल ने कहा कि आप कहते तो हैं कि यूनिवर्सिटीज इतना पैसा लगा के बैठी हैं, बिजनेसेस करके बैठी हैं, तो मैं पूरी तरह सपोर्ट करूंगा, बल्कि एक स्टेप आगे जाऊंगा कि यूनिवर्सिटीज आर नॉट स्टार्टअप, यूनिवर्सिटीज आर नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज दे डिड नॉट पॉइंट एनी ऑफ इनोवेशन और डिसरप्शन। उन्होंने किसी जमाने में दी थी, अब वो नहीं है। तो इस वक्त के चैलेंज में वो क्या डिसरप्शन दे रहे हैं, क्या नई रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या नए चैलेंजेस हैं, और उसको वो कैसे डील करते हैं, और उस डीलिंग में क्या स्टूडेंट उनके साथ खड़ा है या उनसे जुदा खड़ा है। ये तो हमें आज के टॉपिक पे क्लियर है कि वो उनके साथ नहीं खड़े,
इवन जो लोग इस काबिल हैं कि वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सके, वो भी यूनिवर्सिटीज का निज़ाम देख के वहाँ पे नहीं जाते। मैं कम्युनिटीज में इन्वॉल्व होता हूँ, वहाँ पे जाके लेक्चर्स देता हूँ, यूनिवर्सिटीज में मैं नहीं जाता। अगर जाता भी हूँ तो उनका एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट्स, वहाँ पे जाऊंगा, वरना यूनिवर्सिटीज में नहीं जाऊंगा। दैट्स क्योंकि मुझे फील होता है कि वहाँ पे जाने में वैल्यू कोई नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन जरा प्लीज लाइएगा। तो इसमें जब आप डिसरप्शन सोचते हैं, मैं आपको एक फ्रेमवर्क बता देता हूँ जो भी सुनने वाले हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, कि डिजाइन थिंकिंग एक मेथड है, एक फ्रेमवर्क है और एक माइंडसेट है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का फ्रेमवर्क है, जिसके थ्रू आप ह्यूमन को फर्स्ट फोकस करते हैं। अगर आप इसी मॉडल को ले लें तो आप सोचते हैं कि अगर यूनिवर्सिटीज के ये चैलेंजेस हैं तो लेट्स कोलैबोरेट, जिनको ये प्रॉब्लम है उनके साथ आप इंटरव्यूज करते हैं, एम्पैथी करते हैं और उनके प्रॉब्लम्स को राइट करके, उसमें एक्सट्रीम यूजर होते हैं और मेन स्ट्रीम यूजर होते हैं, आप उनकी रियल लाइफ के सारे चैलेंजेस को नोट करते हैं और हर चैलेंज के कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें एक चीज याद रखने वाली है कि कौन से चैलेंजेस, सिर्फ वो प्रॉब्लम जिसको हम विकेट प्रॉब्लम्स कहेंगे। विकेट प्रॉब्लम वो होती हैं कि कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसका आप सोल्यूशन निकालने के लिए गए और कई और प्रॉब्लम सामने खड़ी हुई, उनको हम विकेट प्रॉब्लम कहेंगे। अगर कोई नॉर्मल प्रॉब्लम है, एनालिटिकल प्रॉब्लम है, उसको हम किसी और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम विकेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस मॉडल को अप्रोच करते हैं। स्टार्ट विद एम्पैथी। एम्पैथी के साथ आप यूजर की वैल्यूज लेके फिर आप उसको आइडिएट करते हैं, कोई फॉर्म देते हैं, कोई शेप देते हैं, फिर उसके बाद आप उसको प्रोटोटाइप करते हैं, फिर उसके बाद आप टेस्टिंग करते हैं, यूजर से वैलिडेशन लेते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को कोई मॉडल दिखाया जाए कि ये मॉडल हम बनाने जा रहे हैं, क्या आपके लिए ये काबिल कबूल है? हो सकता है कि आपके लिए काबिल कबूल हो, यूजर के लिए ना हो। जब आप मल्टीपल इटरेशन करते हैं तो जो आपने क्वेश्चन किया था हमजा के जीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे काम शुरू किया जा सकता है, जीरो इन्वेस्टमेंट से ऐसे शुरू किया जा सकता है कि रादर देन स्पेंडिंग द मनी इनटू सम फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट सर्विसेज, यू स्टार्ट विद द प्रोटोटाइपिंग एंड वैलिडेट फ्रॉम द यूजर। कीप ट्रैकिंग, उबर, ये तमाम कंपनियां इसी तरह यूजर वैलिडेशन से निकली। उन्होंने यूजर से वैलिडेट की अपनी बात और देन उसको एक्सपैंड किया। तो इस तरह आप स्मॉलर इन्वेस्टमेंट से बिगर वे में जाते हैं। किसी ने क्वेश्चन किया कि कैन यूनिक आइडिया इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्टार्टअप? यूनिक आइडिया, अली मलिक साहब, मेरी जाती निगाह में द प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम है जो कि आप जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे को उस चीज का सामना करना पड़ रहा है और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू में, कौन कौन से पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनमें कितना हैंडशेक है। अगर उसमें हैंडशेक नहीं है तो आपका सॉल्यूशन एक साइड पे है, यूजर का वर्जन सामने है, उस चीज को आप लेके आगे चलते हैं। अगर इस चीज को आइडिया कहते हैं तो एवरीथिंग इज अबाउट आइडिया। और अगर आप कहते हैं कि मैंने कमरे में बैठ के, डेस्क पे बैठ के, यूजर से बात किए बगैर, कुल्फी खाते हुए ठंड मॉल में काम करना है, तो आपका आइडिया की 0% अहमियत है। सर जब आप, अच्छा, और अगर कोई क्वेश्चन तो ये मेरे नुक्ता नजर ऐड करना चाहूंगा। असल में हम, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। जी मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसे अभी सबने बात की है, माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू चली है कि एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। तो जहां पे प्रॉब्लम्स की बात होती है वहीं पे फिर एंटरप्रेन्योरशिप आती है। एंटरप्रेन्योरशिप क्यों आती है? कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। अब हम इस चीज को, यूसुफ भाई ने भी कहा कि ये इसी तरह रहना है, इसी तरह यूनिवर्सिटी इसी तरह रहेंगी, ये कल्चर हमारे इसी तरह रहेगा। हम इस कल्चर को खुद चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे कि आपको पता है, एक बैचलर स्टूडेंट जब आता है मार्केट में, उसने एक आउटडेटेड कोर्स पढ़ा होता है, लेकिन जो इंडस्ट्री होती है उसको तो एक लेटेस्ट उसको चीज चाहिए होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। अगर आपके पास स्किल सेट है तभी आप वहां पे आके जॉब करेंगे। तो हजारों जी बिलाल भी कंटिन्यू करें। उनका इंटरनेट मेरा ख्याल है शायद स्टॉप हो गया। जी चलो ठीक है जी, अब चलते हैं हम अपने पॉइंट इज वैलिड या कि हेलो उसमें देखें ना, हाँ मैंने तो वही बात, मेरा ये मतलब कि लास्ट पॉइंट में मैं पॉइंट अप करना ये चाहूंगा कि हम लोग इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, एजुकेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर। जैसे कि हम आईटी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं जो कि आउटडेटेड कोर्स पढ़कर आते हैं, तो हम एक ऐसी एक वर्कशॉप के ऊपर काम कर रहे हैं कि जो कि लेटेस्ट
जो टेक्नोलॉजी आती है उनके ऊपर प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस करवाते हैं। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह के 40+ स्टूडेंट जो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हैं। हमारे पास क्या होता है, जो हमारा एक इंस्टीट्यूट है कि हमारे पास मैट्रिक के, इंटर के स्टूडेंट्स आते हैं और हम उनको प्रैक्टिकली एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखाते हैं, वेब डेवलपमेंट सिखाते हैं। और जब वो बच्चे खुद से प्रैक्टिकली चीजें कर रहे होते हैं तो वो इतने के मोटिवेटेड होते हैं कि जब उनको प्रैक्टिकली एक आउटपुट शो हो रही होती है तो वो एक जज्बे से काम करते हैं। तो इसी आई थिंक उनका कोई इंटरनेट इशू हो गया। चले जी, चलते हैं अपने कुछ मजीद गुफ्तगू क्वेश्चंस की तरफ, जो कि मेरी तरफ से भी हैं, व्यूवर्स की तरफ से भी हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं टाइम को जो, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और हमने कोशिश करें कि आप लोग भी जो है आप बातों को मजीद जितना पॉसिबल टाइम में सब सम अप कर सकते हैं करें। मैं एक छोटी सी बात इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन के ऊपर, कि जब आप एक्सपर्ट्स बिल्ड करते हैं तो एक्सपर्ट्स ऑलवेज लिविंग इन द साइलोस, उनकी अपनी एक दुनिया होती है। दे बिलीव कि हमने जो कह दिया वो हरफ आखिर है। मैं अगर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हूँ यार, मेरे पास 60+ सर्टिफिकेशन है। पाकिस्तान में कोई बंदा दिखा दो 60 सर्टिफिकेशन जिसके पास, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की उठा लो, आईडीओ की उठा लो। मैं पेड सर्टिफिकेशन ली हुई हैं, बट जब भी मैंने प्रोडक्ट बनानी है तो मैं यूजर के पास जाऊंगा। दुनिया में एक्सपर्ट्स ने कभी इनोवेशन नहीं की, इट्स क्लियर फैक्ट। एक्सपर्ट्स जॉब करने के लिए पैदा होते हैं, जॉब ही करते हैं, उनका माइंड वहीं रह जाता है। कम रिस्क लो, ज्यादा पैसे कमाओ, नौकरी हो, 9 to 5 जॉब हो, पैसे हैं, बोनसेस हैं, एडजस्टमेंट्स हैं। ये मेरा बिलीफ है, लेकिन ये बिलीफ किसी वजह से हुआ है क्योंकि दुनिया का क्वालिटेटिव डाटा ये बताता है कि जिस वक्त भी आप कोई काम करें, हम चूंकि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात कर रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए में ज्यादा जरूरी यूजर्स के साथ इंटरेक्शन है रादर देन स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट उसमें वैल्यू ऐड जरूर करता है, लेकिन मैकडॉनल्ड्स के बर्गर में जब आप चीज ऐड करते हैं वो वैल्यू एडेड चीज होती है। हम चीज खाने नहीं गए, हम बर्गर खाने गए हैं। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में ह्यूमन प्रॉब्लम्स, जैसे आपने कहा, प्रॉब्लम्स के पॉसिबल सॉल्यूशंस और उसके बाद उनको सेल करना, दैट्स थिंग। बाकी आप हायर कर लेते हैं। अगर आप एक्सपर्ट्स कर रहे हैं तो यू कैन इन्वॉल्व विद द इनोवेशन, बट यू कैन नॉट डू इनोवेटिव स्टेप। इट्स अ माइंडसेट, इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट। दैट्स ये मेरी राय थी। हमजा भाई। जी बिल्कुल। जी शहजाद रुशान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमजा भाई आवाज आ रही है। चले जी, कोई मसला नहीं, आपको दोबारा से वेलकम करते हैं। चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। मुझे एक्चुअली ये बताइएगा कि हम डिग्रीज वगैरह ले लेते हैं। काइंडली अपना बाकी जो है वो माइक म्यूट कर दें। और इस पर क्वेश्चन जो है मेरा शहजाद रुशान साहब से है। मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा शहजाद भी, देखें हम डिग्रीज वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। मैं मास्टर्स कर लिया, मैंने एमफिल कर लिया, एमबीए कर लिया। उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि मैं ये 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी क्यों करूँ? मुझे नौकरी चाहिए लाइक कुछ हो जिसमें कुछ टोर हो बंदे की, एक एटीट्यूड हो। बिजनेस भी अगर मैं करता हूँ तो बिजनेस के वाले से भी मुझे ऐसा चाहिए कि मैं मेरे पास एक पीएन फिर रहा हो मेरा साथ, मैं उसको कहूँ जी चाय लेके आओ, वो चाय भी लेके आए, मैं पानी का कहूँ वो पानी लेके आए। तो मतलब हम इस तरह की चीजें हमारे माइंड में ये मत है कि मतलब नहीं मैंने वो चौधरी टांग पे टांग रख के बैठे हैं और तब बिजनेस करना है। तो हम एक छोटे लेवल से बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं करते? इसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन इस तरह से दूंगा कि मतलब मेरे ख्याल में जितने भी बिजनेस टाइकॉन्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं से जो है वो छोटा स्टार्ट लिया, तब जाके वो एक लेवल के ऊपर जाके खड़े हुए हैं। अब पाकिस्तान की मिसाल आप ले लें। पाकिस्तान हर साल जो है सालाना अरबों रुपया खर्च करता है, लैपटॉप स्कीम के ऊपर खर्च करता था। पाकिस्तान में आज तक अपनी लैपटॉप इंडस्ट्री नहीं बनाई। उसकी क्या वजह है? हम पाकिस्तानी मतलब वो ग्वादर पोर्ट का भी जो है सी पोर्ट का इंतजार सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमें कहीं पे जो है साइड पे पंचर की और ढाबे खोलने के लिए जगह मिल जाएगी तो हम वहां पे पैसा कमाएंगे। सो ये क्या चीज है? हजरत अली का भी कॉल है कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप उसको मछली पकड़ना सिखाएं। अब आप हॉस्पिटैलिटी के शोबे में आप फिलिपाइंस और चाइनीज की मिसाल ले लें कि उन्होंने किन किन शोबे में किन किन डिपार्टमेंट से मतलब काम को छोटा नहीं समझा, काम किया है और फिर जो है वो इज्जत कमाई है। तो इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? देखें जी हमजा साहब, आप सबसे पहले तो देखें कि आप किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को या बड़े कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखेंगे ना, तो आप उनसे मिलके अगर उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कामयाबी जब हासिल कर ली उससे पहले उनके क्या हालात थे, तो वो आपको कहीं ना कहीं फुटपाथ पे भी सोए हुए उनकी स्टोरी में मिलेगा। कहीं ना कहीं वो ऐसी सिचुएशन से भी गुजरे होंगे कि उनके पास किराया नहीं था कहीं जाने के लिए। वो ऐसी भी सिचुएशन से गुजरे होंगे कि उनके पास अपने बिजनेस को रन करने के लिए पैसे नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक
बात जब मैं सारे स्पीकर्स की बात तो सुन नहीं सका बदकिस्मती के साथ, लेकिन एक छोटी सी बात जो शुरू में हुई थी वो मैंने बिल्कुल सुनी थी, जिसमें आपने कहा था कि जो दोस्तियां है ना, उनका यहाँ पे बड़ा जिक्र हुआ कि दोस्तियों का बड़ा रोल है पाकिस्तान के बिगाड़ में। मैं तो कहूँगा इस वजह से कि मैं एक दफ़ा यूसीपी के सिग्नल के पास खड़ा हुआ था, तो वहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम होने की वजह से कोई 5-7 मिनट जो है ना वो लोगों को वेट करना पड़ा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेट करने की बजाय उन्होंने एक ऐसे रास्ते की तरफ जो है वो अपनी मोटरसाइकिलें डाल, एक बंदे ने डाली मोटरसाइकिल उस रास्ते की तरफ, उसके पीछे धड़ा धड़ कोई 50-60 के करीब बाइक्स वाले ना उसके पीछे जाना शुरू हो गए। अब मुझे अंदाजा था कि जो ये वाली सड़क है ये आगे जाके बंद हो जाएगी, मुझे अंदाजा था कि सोसाइटी का गेट है। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा निकाला, मैंने कहा ले आज जरा ना हैवी प्रूफ इकट्ठा करते हैं कि ये कौम किस तरीके से जो है ना वो भीड़ के पीछे चलने वाली कौम है, अपनी सोच ही नहीं है। तो मैं जब पीछे जाता हूँ तो 60-70 के करीब बाइक्स, वो जो 1 मिनट का इशारा खुलने का इंतजार नहीं कर सकते, सब पीछे ही पीछे। और जब मैं वहां जाके पहुंचा तो जनाब 60 के 60 मोटरसाइकिल उधर खड़े हुए, अब दरवाजा बंद है सोसाइटी का। ठीक है, तो पाकिस्तानी नौजवानों का भी यही मसला है कि किसी की सुन के किसी के पीछे लग के चले जाते हैं, और एंड पे जाके 4 साल डिग्री करने के बाद, उसके बाद 1.5 साल ये सोचने के बाद यार अल्लाह करे कोई नौकरी लग जाए, उसके बाद कोई तकरीबन 1.5-2 साल जब पेरेंट्स भी कहते हैं कि यार अगर आप अर्निंग नहीं करनी, अपने पाँव पे खड़ा नहीं होना, तो अल्लाह दे वाले ये हमारे घर छोड़ जाओ। इवन ऐसी सूरत हाल भी आती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल फैक्ट्स। पाकिस्तान, आपने कहा ना कि आपने कहा कि हम सोचते हैं अच्छी नौकरी मिले, मैं आपको ये बता दूं कि 1.5 करोड़ के करीब नौजवान वो हैं जो डिग्री करने के बाद ये ढूंढ रहे हैं कि यार अल्लाह करे 15,000 वाली नौकरी लग जाए, लेकिन नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल, कदर नहीं है ना ठीक है, हमें असल में। ये री हाँ जी, हाँ जी, ये रीसेंट फैक्ट्स हैं कि नौजवान नौकरियां तलाश कर रहे हैं, उनको 10,000 वाली नौकरी भी नहीं मिलती, क्योंकि उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल ही नहीं होता जॉब करने का। उनको पता ही नहीं होता कि टीम बिल्डिंग क्या होती है, उनको पता ही नहीं होता कि कोई उनके पास हार्ड स्किल नहीं होती, कोई सॉफ्ट स्किल नहीं होती। यहाँ पे जिक्र हो रहा था डिग्री का, भाईजान जो डिग्रियां हम ले रहे हैं पाकिस्तान में, वो डिग्रियां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि जो डिग्रियां दी जा रही हैं वो जॉब्स के लिए है ही नहीं। आप टॉप 10 स्किल्स उठाएं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जो कि मोस्ट पेड है इस साल और इससे अगले 10 साल भी। ठीक है, आप वो वाली स्किल्स कहीं दूर दूर तक डिग्रियों के साथ अटैच ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, और अब देखें एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त खड़ा है 120वें नंबर पे 135 में से। अगर यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने इसके ऊपर डिस्कशन की, चूंकि मैं सुन नहीं पाया, तो अगर किसी ने डिस्कशन की है तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि 120वें नंबर पर पाकिस्तान खड़ा है इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप के एतबार से, आउट ऑफ 135। मतलब सिर्फ 15 ही हमसे आगे हैं, हमसे एंड वाली कतार में है। अगर माइट भी जिस तरीके से नौजवान आज तक पैटर्न है सोचने का पेरेंट्स का, तो मुझे लगता है हम उनके साथ जाके कहीं एंड पे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल तो ये सूरत हाल है। और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कोई 3-4 फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू जो है ना वो देखा जाता है कि मुल्क में एंटरप्रेन्योरशिप का स्कोप कितना है। अब एक तो उसमें ये होता है कि उस मुल्क के लोग और उस मुल्क के लोग यानी कि पेरेंट्स और बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कितना सोचते हैं, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कितना बताते हैं या पढ़ाते हैं, और उसके अलावा वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्या पॉलिसीज ला रही है किसी को एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो इन बिल्कुल सब बिल्कुल चीजों को ठीक हो गया। मद्देनजर रखते हुए एंटरप्रेन्योरशिप को काउंट किया जाता है। तो हम इस वक्त 120वें नंबर पर खड़े हैं। बदकिस्मती से यहाँ पे हर बंदा नौकरी चाहता है, बदकिस्मती से यहाँ पे हर पेरेंट्स कहते हैं कि यार तू पढ़ ले, सब तू पहले तो तू सरकारी नौकरी लग जा, वो नहीं तो फिर तुम कोई ना कोई प्राइवेट नौकरी करो और सुकून करो। तुम आप घर पे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग, आई एम नाउ रनिंग माई ओन कंपनी। तो मैं मुख्तलिफ क्लाइंट्स के साथ एज अ PR कंसल्टेंट भी काम कर रहा हूँ अपनी कंपनी की तरफ से भी। तो मैं जब बिजनेस का नाम लेता था तो मेरे घर वाले कहते थे कि भाईजान आपके तो शक्ल के ऊपर बिजनेस नाम का वर्ड अच्छा नहीं लगता, तो बिजनेस का क्या, आप सुकून से कोई ना कोई नौकरी करो। ये मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे।
जी ठीक है, ठीक हो गया तो जी। मैं ढीठ बन के लगा। जी जी कंटिन्यू करें। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे, मेरी सिस्टर्स मुझे कहती थी कि शहजाद साहब आपके मुंह पे जो है ना वो बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होती हैं, बिजनेस के लिए बड़े बड़े स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं, लोगों की जिंदगियां लग जाती हैं बिजनेस में अचीवमेंट लाने के लिए। आप ये सारा कुछ चैप्टर बंद करें, क्योंकि मैं जब मतलब आई वॉज इन स्ट्रगलिंग मूड, तो प्रॉब्लम ये था कि आपको पता है एंटरप्रेन्योरशिप जल्दी अर्निंग नहीं कर पाते, कोई टाइम उन्हें लग जाता है। तो जो 2 साल मेरे फुल स्ट्रगल के थे, उसमें वो मुझे कहते थे, हर रोज मुझे ना ये कहते थे कि भाईजान ये छोड़ो एंटरप्रेन्योरशिप, ये छोड़ो इधर उधर की बातें, चुप करके कहीं नौकरी लगो। वहां पे आज आप किसी छोटी पोस्ट पे लगे हो, कोई 6 महीने साल बाद आपकी तरक्की हो जाएगी, तनख्वाह भी बढ़ जाएगी, और इंशाल्लाह आप किसी न किसी सिस्टम का हिस्सा हो गए। लेकिन ये जो आप कर रहे हो इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो फिर हुआ ये, मैं आपको बताता हूँ कि एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे सुनने वालों के लिए। आप देखें कि जो गंदुम है ना, गंदुम, हम गंदुम नहीं खा सकते। ठीक है, ये मैं पिछले दिनों एक लिख रहा था तो मैंने लिखी एक बात कि हम गंदुम नहीं खा सकते, गंदुम को चक्की में से गुजारना पड़ता है खाने के काबिल बनाने के लिए। तो इंसान, वो शख्स, वो नौजवान या वो लोग जो चक्की में पिस नहीं सकते ना, और जो वो पिसने के बाद रिफाइन होके कामयाबी के काबिल कभी नहीं बन सकते। ठीक है, तो जितने भी नौजवान ये मेरी बात सुन रहे हैं, उनको एक प्रोसेस से गुजरना होगा, एक तकलीफ से गुजरना होगा, फिर वो एक कामयाब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और कभी भी किसी चीज़ को कॉपी करके जो बंदा आगे आता है ना, वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ी खूबी जो है वो इनोवेशन है। वो अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, वो नए असूलों पर अपने आप को इस्तवार नहीं करेगा, तो ही कैन नेवर बी। इवन उसे आजकल के दौर में आप देखें कि 2 करोड़ लोग अभी जॉबलेस हो गए हैं, और जब ये कोरोना ख़त्म होगा उसके बाद चीज़ें और डिजिटलाइज हो जाएंगी। बिल्कुल। लोग कम से कम होते जाएंगे। जुल्करनैन साहब भी जिक्र कर रहे थे इनोवेशन का, तो मैं इनकी बात को फुली इंडोर्स करता हूँ। क्योंकि आप देखें कि जब ये कोरोना ख़त्म होना ना, तो इसमें मैन पावर को मज़ीद माइनस किया जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल और एडवांसमेंट का दौर आ रहा है आगे। जी ठीक हो गया रोशान भाई, बिल्कुल मैं आप लोगों की तमाम लोगों की बातों से जो है बिल्कुल मुत्तफिक करता हूँ। असल में अब हमारा जो है लास्ट सेशन वो टाइम बिल्कुल थोड़ा सा शॉर्ट है, आखिरी 15 मिनट है हमारे पास। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उनको स्क्रीन के ऊपर लेके आएँ, और विद इन 1 to 2 मिनट्स तमाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनको मैं पॉइंट आउट करूँ वो आंसर करें विद इन 1 to 2 मिनट्स। काइंडली इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जी, हम एक अली रजा साहब का क्वेश्चन है कि सर हाउ टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। इसके बारे में मैं चाहूंगा कि जुल्करनैन साहब आप प्लीज रोशनी डालिएगा। जी, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो कि इनोवेशन लाने में कामयाब हो जाए, जो मार्केट में एक्सेप्टेबल हो। बिल्कुल। मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने 1000 स्टेप्स नेट से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बिजनेस प्लान, स्वॉट एनालिसिस, आपको मार्केटिंग प्लान करना है, ब्रांड गाइडलाइन बनानी है, स्ट्रेटजी करनी है, वो सब चीजें आपने एक तरफ की और आप मार्केट में नाकाम हो गए, और आपने कुछ भी नहीं किया और यूजर ने आपको वैलिडेट कर दिया। तो वो जिसको मार्केट ने एक्सेप्ट कर दिया, वो है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो मार्केट को अंडरस्टैंड करना, यूजर को अंडरस्टैंड करना, दैट इज द की टू सक्सेस टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, इज माय ओपिनियन। बिल्कुल ठीक हो गया। होपफुली अली भाई को आंसर मिल गया होगा। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये जो है शहजाद भाई अगर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। शहजाद भाई, 2 CGPA पे गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं मिलती बच्चों को? तो क्या नॉर्मल बच्चों को हक नहीं है गवर्नमेंट जॉब करने का? इस चीज का आंसर कीजिएगा प्लीज। यार ये मेरे आवाज का मुश्किल मसला सवाल। हुआ, सवाल दोबारा कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ स्क्रीन पे साहिल राव भाई ने क्वेश्चन किया है कि 2 CGPA पे गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं मिलती बच्चों को? मतलब तो नॉर्मल बच्चों को हक नहीं है नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब करने के लिए? उनका भी तो हक है ना, सरकारी नौकरी करें, पाकिस्तान की खिदमत करें। अच्छा, आप पाकिस्तानी दोस्तों का एक लेवल चेक करें कि टॉपिक हो रहा है एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के ऊपर, और उन्होंने कितना खूबसूरत सवाल किया है।
इसमें ये एक्चुअली टेस्ट किया सर आपने? माजरत के साथ अगर ये जो टू CGPA और ये जो गवर्नमेंट के हवाले से क्वेश्चन है ना, इसको कभी आप मुझे रेफर करें ना, क्योंकि मेरा 5 साल तजर्बा है इसमें। और मेरा मेरा आदिल भाई मेरा 7 साल का तजर्बा है इसमें, मैं भी इसमें जरूर बोलना चाहूंगा। जी जी जरूर रोशनी डालिएगा, जितना शॉर्ट हो सकता है उस पर डालिएगा रोशनी। जी दिल भाई। सर देखें वो क्वेश्चन है ना 2 CGPA वाला गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं कर सकता है सर। अगर देखें पाकिस्तान में अब वो दौर तो गुजर चुका है ना कि वो भर्तियों वाला कि जी मैं 18 पास किया और आ गया, ठीक है। अब देखें कांस्टेबल के लिए भी मुझे लगता है कि अब उन्होंने अलाउ कर दिया कि पेपर पास करना पड़ेगा। एक कांस्टेबल से ऊपर समझ लें कि 3 या 4 ग्रेड के ऊपर जो भी जॉब आएगी या 7 ग्रेड के ऊपर, वो एक पेपर के थ्रू आएगी। उसके लिए आपको एक 1 पेपर क्लियर करना पड़ेगा। और दूसरी चीज सर ये देखें ना 2 CGPA सर, आप पीछे से अगर इंटर बेस पे अप्लाई कर रहे हैं या ग्रेजुएशन बेस पे अप्लाई कर रहे हैं सर, वो स्टडी आपकी अपनी जगह, आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए समझे एक पीछे से फिर रिवाइज करके सारा कुछ आना पड़ेगा। क्योंकि यूसुफ भाई इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे, आप वहां सिर्फ अपनी डिग्री को अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हैं कि मैं ग्रेजुएट हूं, मैं 16 ग्रेड के लिए एलिजिबल हूं, ये मैंने अप्लाई कर दिया। इसके बाद आपको एक तसल्ली बख्श स्टडी टाइम, एक टाइम फ्रेम तैयार करके और उसके लिए एक तसल्ली बख्श टाइम देना पड़ेगा। जब उसके बाद जाके आप पेपर पास करेंगे और आपको उसके लिए एलिजिबल होंगे। सर 3.68 GPA वाला भी वहां बैठा होता है, 3.3 GPA वाला भी वहां बैठा होता है, 2 GPA वाला भी वहां बैठा होता है, 2.5 GPA वाला भी वहां बैठा होता है, ठीक है। मतलब देखें, एक भगौड़ा बच्चा भी उसी पेपर में बैठा होता है, एक पंचुअल बच्चा भी उसी पेपर में बैठा होता है, लेकिन आपने वो पेपर पास करना है तो आपने सर गवर्नमेंट जॉब करनी है। गवर्नमेंट जॉब किसी बंदे को नहीं रोकती, ये मैं बिल्कुल गारंटी किसी अल्फाज कह रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल नहीं देखती कि अदील टॉपर था और यूसुफ लेट डाउन था या पढ़ता नहीं था, नहीं, वो ये देखेगी कि यूसुफ ने पेपर पास कर लिया, वेलकम। अदील ने पेपर पास नहीं किया तो चाहे 3.98 CG पे भी क्यों नहीं है, घर बैठा रहे। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया जी। सेकंड क्वेश्चन मैं लाता हूँ बिलाल साहब की तरफ, कोशिश करूंगा अपनी तोपों का रुख करते हैं कि बिलाल साहब क्वेश्चन है जी, यूनिवर्सिटीज डिग्री ही क्यों देती हैं जब तक स्टूडेंट प्रैक्टिकली स्ट्रांग ना हो? जैसे हम BBA और MBA की डिग्री ले लें तो बात कर लें तो उनको भी बिजनेस स्टार्टअप का पता नहीं होता, डिग्री लिए दर बदर फिर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों है, मतलब डिग्री होते हुए भी हम प्रैक्टिकल नहीं होते, इसकी क्या रीजन है बिलाल साहब? अच्छा, मैं इस चीज के पीछे कहना चाहूंगा कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, ये एक सिर्फ मेमोरी का टेस्ट होता है। हमारी स्किल सेट का टेस्ट बेसिकली होता ही नहीं है, वो हमारी एक मेमोरी का टेस्ट लेते हैं और उसकी बेस पे हमें डिग्री अवार्ड कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल ऐसा होना चाहिए कि आपकी स्किल सेट को टेस्ट किया जाए। अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अगर मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहा हूँ एक यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो मेरे हर चीज़ों का जायजा लें, प्रैक्टिकली काम करवा के देखें, और अगर मैं उन चीज़ों के ऊपर पूरा उतरता हूँ देन मुझे डिग्री अवार्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लैक आता है। और इस चीज़ का भी, इस चीज़ को अगर हम मोहम्मद यूसुफ भाई ने भी कहा था कि ये चीज़ें कल्चर हमारा इसी तरह रहेगा, हमारा सिस्टम इतनी जल्दी चेंज होने वाला नहीं है। तो इसका आंसर ये है कि आप ऐसे करें, अगर आप डिग्री के बाद भी जॉबलेस है, उसकी रीजन ये होती है कि जॉब तो मार्केट में बेतहाश है, लेकिन कंपनी सिर्फ उन्हीं लोगों को लेती है जो टैलेंटेड होते हैं, जिनके पास स्किल सेट अच्छा होता है। और अपना स्किल सेट इंप्रूव करने के लिए आप लर्निंग करें, आप यूडेमी कोर्सेज हैं, आप प्रैक्टिकली काम करें, तो आप इस तरह से अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके, अपडेट करके आप इस तरफ जा सकते हैं। आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपके पास आइडिया ही बहुत अच्छा है लेकिन आपके पास वो स्किल सेट ही नहीं है उन चीज़ों को डेवलप करने का, तो आप फिर इस चीज़ में कैसे जा सकते हैं? बिल्कुल ठीक हो गया जी। होपफुली कि आप जो हैं इससे मुत्तफिक होंगे आंसर से। अली मलिक साहब का एक क्वेश्चन आया जी, मैं चाहूंगा कि जुल्कुनैन साहब इसका आंसर करें क्योंकि उन्हीं से रेलेवेंट बात हो रही है। सर, जब आप जैसे लोग इस फील्ड को जो जानते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को, जब आप लोग यूनिवर्सिटी नहीं गए तो कॉमन प्रोफेसर्स तो स्टूडेंट्स को इनकरेज कैसे कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव नो एक्सपीरियंस? यही क्वेश्चन अली रजा भाई ने भी किया है कि वो टीचर्स वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं जिनमें उनकी ग्रिप भी नहीं होती। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं ऐसा नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटीज गया नहीं, मैंने जैसे कहा कि 12 यूनिवर्सिटीज की तरफ से मुझे ऑफर थी, तो ऑफर का मतलब ये नहीं कि उन्होंने मुझे कहा और मैंने ठुकरा दी। मैं उन 12 की 12 यूनिवर्सिटीज में गया था। मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, उससे आपको उनका प्रोसेस भी समझ जाएगा। मैंने वहां जाके एक बात की कि कोर्स आउटडेटेड है,
मैं वो थ्योरी और वो कोर्सेज पढ़ाऊंगा जो प्रैक्टिकल है। ये नहीं कि पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पर नहीं पढ़ाए जा सकते। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज हैं, जो उनका ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन की आइडियो का उनका पूरा डिजाइन स्कूल है, डी स्कूल, उसका जो कोर्स आउटलाइन है वो मैंने पाकिस्तान में एक क्यूप्रो प्लेटफॉर्म है, इट्स अ कम्युनिटी फॉर द फ्रीलांसर्स, उन पे मैंने वो सेशन करवा दिया। 8 वीक्स के अंदर मैंने कवर करवा दिया। आल्दो के बच्चों ने शिकायत की कि सर इतना हैवी मटेरियल एब्जॉर्ब नहीं कर सके हम 8 वीक्स में, तो 20 वीक्स उसका एक्चुअल आइडियल टाइम था। तो वो प्रैक्टिकल था, वो फील्ड में गए, फील्ड में उनको रिसर्च करवाई, उनकी एग्जाम्पल्स थी। तो दैट इज द कोर्स आउटलाइन जो कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, और ये मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं ये कोर्स पढ़ाऊंगा। वांटेड के नो, हमारा अप्रूव्ड कोर्स ये है, हम इससे बाहर नहीं जा सकते, हमारे हाथ बंधे हैं। So that is the only conflict. That's the only conflict in maximum universities. And the second conflict was कि there are power groups. आपने अक्सर अगर मूवीज देखी होंगी, द पैक ऑफ वुल्फ्स, मैंने कहता हूँ पैक ऑफ जैकॉल्स, गीदड़ों का टोला। वो जब मिलके शेरों पे हमला करने की कोशिश करते हैं, उनका होता है कि यार हम लोग जो यहाँ पे बेनिफिट्स ले रहे हैं वो बेनिफिट्स कोई और ना ले जाए। स्पेशली वो जैसा एक किसी टीचर ने कहा ना कि बेटा मैं 2 लाइनें लगाता हूँ अपने बोर्ड में, उसने एक लाइन लगाई और उसने कहा कि इसको छोटा करके दिखाओ, और स्टूडेंट्स ने डस्टर पकड़ लिया, उसने कहा नहीं, मिटाई बगैर, शर्त ये है कि लाइन को छोटा करना है, मिटाई बगैर। काफी देर सोच के स्टूडेंट्स ने कहा सर मुश्किल है, हम नहीं इसको छोटा कर सकते, ये इतनी ही है जितनी लगी हुई है। तो टीचर ने उसके नीचे उससे बड़ी लाइन लगा दी, उसने कहा अगर आपने किसी को छोटा करना है तो उसको कम करने की बजाय अपने आप को बड़ा कर लो, बड़ा करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे फिर वही है कि हम तो छोटे ही हैं, अगर कोई बड़ा आ जाए तो बजाय इसके कि हम अपने आप को बड़ा करें, हम उसको छोटा प्रेजेंट करें, तो उसके लिए उसके रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं, कभी किसी चीज का बहाना लेके। सो ये 2 चैलेंजेस है। अब मेरे पास इतना पैशन नहीं है भाई कि मैं वहां जाके वो भी लड़ूं और ये काम भी करूं। मेरे आसान तरीका था जिसको मैंने अडॉप्ट किया कि मैं कम्युनिटीज में हूं, आपकी कम्युनिटी में मैं पहुंचा। मैं पाकिस्तान की पिछले साल तकरीबन 16 से 17 कम्युनिटीज में पहुंचा, वहां जाके मैंने सेशन दिए, लोग वहां से इन्वॉल्व हुए, उनके क्वेश्चंस का मैं रिस्पॉन्स करता हूँ, और मैं बहुत से फुल फ्लेज मटेरियल, यूजर रिसर्च कैसे की जाती है, केस स्टडी कैसे बनती है, केस स्टडीज कैसे बिल्ड करनी चाहिए, मार्केटिंग के मेक 7 P's, वो तमाम चीजें जो प्रैक्टिकल है, नॉट ओनली थ्योरेटिकल, मैं वो चीज बताता हूँ। और दिस इज द वे हाउ वी आर डूइंग। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग छोटा, क्योंकि आपने कहा टाइम लिमिटेशन है, एक यूनिवर्सिटी वाले ने, एक यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा आप प्लीज अपनी ह्यूमन सेंटर्ड की, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो ऑनलाइन आपके सेशंस कुछ पढ़े हुए हैं, तो मुझे आप अपनी कोर्स आउटलाइन दीजिएगा। और मैं कोर्स आउटलाइन उनके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो उन्होंने साथ एक और साहब बिठाए हुए थे, तो थोड़ी देर बाद उनको देख के कहते हैं, आई एम श्योर कि वो ये वीडियो जरूर देख रहे होंगे, तो क्योंकि उसके बाद से वो मुझे वॉच कर रहे हैं। तो उन्होंने साथ वाले साहब से कहा कि ये जो बातें कर रहे हैं क्या आप ये पढ़ा सकते हैं? मतलब आप जो भी बात कर रहे हैं वो किसी लल्लू पंजू को कहते हैं कि यार इसको नेट पे बस पढ़ा दो। सो दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिसेस ऑफ आवर यूनिवर्सिटीज। तो व्हाट यू से अबाउट दैट? सॉल्यूशन फिर वही है कि अपने वे में आप करते हैं, इंडिविजुअली, ग्रुप्स में, कम्युनिटीज के थ्रू, और कल को अगर कोई ऐसा मौका मिला कि कोई पाकिस्तान में प्रॉपर यूनिवर्सिटी, डिजाइन यूनिवर्सिटी जैसे सुना है, लेकिन उसमें पावर ग्रुप्स ऑलरेडी बन चुके हैं, सो लेट्स सी कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अगर नहीं मिलता तो भी हम खामोश होने वाले तो नहीं है। सो हम अपनी कम्युनिटीज में इस मैसेज को पहुंचाएंगे। ठीक, थैंक यू। बिल्कुल ठीक होगा जी। चलते हैं जी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने बड़ा जोर डाला हुआ कि आंसर जो है वो बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, तो मैं चाहूंगा कि जनाब हमारे रिप्लाई करें। मोहम्मद यूसुफ भाई, आपसे क्वेश्चन है कि सर सक्सेस के लिए क्या गाइडिंग जो है वो सक्सेस के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में शॉर्टली बता दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा सेशन नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट होगा। जी जी ज़रूरी। असल में सक्सेस के लिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है यहाँ पर, क्योंकि ये टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड है लेकिन इतना भी रिलेटेड नहीं है। अगर हम बिजनेस की बात करें या इन चीज़ों की बात करें तो वहाँ भी एक गाइडेंस की ज़रूरत है, जो कि हमने टोकरे का कर सीखी है, जो कि 2 या 3 CGP का कर सीखी है, जो कि डिग्री की इशू की वजह से सीखी है। तो ये सारी चीज़ें करके फिर हमें गाइडलाइन लेने के लिए बड़े बड़े लोगों के पास गए, बड़े बड़े लोगों ने सिखाया। तो उसके बाद जब गाइडलाइन उन लोगों ने सिखाई जिन लोगों ने हमें तकलीफ़ें दी,
तो ये सारी चीज़ें गाइडलाइन की ज़रूरत होती है आपको एक सक्सेस हासिल करने के लिए। मैं अपने सवालात को ज़्यादा बढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन पिछला जो सवालात है ना, वो लोग असल में पूछना ये चाह रहे थे कि अगर मैं 2 CGP के साथ हूँ तो मैं कुछ कर सकता हूँ। एक बेहतर जो उस्ताद जो हमें बाहर मिल रहा होता है, जो सिचुएशन वाले टीचर होते हैं, वो मुझे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्यों नहीं मिलते। देखें ना, अगर 2 CGPA के साथ आपने करना है तो बेशक आप कर सकते हैं। आप यही सुनना चाह रहे थे, क्योंकि ऑडियंस पाकिस्तानी अवाम यही सुनना चाहती है कि हाँ हम कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन ये मुश्किल है। अब अगर मुश्किल है तो आप करके दिखाएं। अगर वो करके दिखाएगा तो वो बिजनेसमैन बनेगा, वो बिजनेस करेगा, और वो बिजनेस भी टूटा फूटा होगा जिस तरह उसकी 2 CGP टूटी फूटी थी। क्योंकि हमें ये सारी चीजें देकर आगे बढ़ना है ना, हमें एक चीज को नहीं देखना। सवालात क्योंकि खत्म हो रहे हैं, मैं भी इजाजत मांगना चाहता हूँ। एक आखिर में कंक्लूजन देना चाहता हूँ। आप अगर इसके बाद हमजा भाई एक चीज ऐड करना चाहते हैं, देखें ना, अभी क्योंकि स्टूडेंट ने स्ट्राइक की या स्ट्राइक कर रहे हैं, या अपनी डिग्री के इशू की वजह से स्ट्राइक कभी कर लेते हैं, कभी ऐसा होता है कि अब भी यहाँ पर ना एक इशू मैंने कहा था कि हम ब्लेम कर देते हैं, और ब्लेम की वजह से ना हमें आवाज़ें सुननी शुरू हो जाती है। तो ये ब्लेमिंग होनी चाहिए, उसकी वजह से आवाज़ें आएंगी। एक और इशू हमारे अंदर है, जब इशू बनता है एक स्टूडेंट का, तो मुझे ये क्यों नज़र आता है कि वो एक स्टूडेंट खड़ा है, उसके पास वो जो और दोस्त थे या और स्टूडेंट थे वो क्यों नहीं खड़े। होना ये चाहिए था कि वो और भी खड़े होते, क्योंकि बिजनेस में जरूरी यह है कि आप जब भी बिजनेस करें अपने लोगों के साथ मिलाकर करें। आपको लोग नहीं मानते, जैसे अभी किसी ने कहा था कि मुझे मेरे घर वाले नहीं मानते। यार अगर आपको घर वाले नहीं मानते तो आपने घर वालों को मना कर लेकर चलना है। पैसे उन लोगों ने देनी है, चीजें उन लोगों ने देनी है, सारी चीजें संभाल कर भी उन्हीं लोगों ने लेकर जाना है। लेकिन अगर हम उसको ही नहीं संभाल सकते तो आप अच्छे बिजनेसमैन तो नहीं बन सकते। दूसरी बात यह है कि अगर आप 2 लोगों को नहीं मना सकते, घर में अगर 2 बंदे हैं, स्कूल या अपने उस्ताद को 2 बंदे हैं, अगर कहीं पर 2 बंदों को नहीं मना सकता तो 1000 लोग मैं अपने बिजनेस और अपनी कंपनी के नीचे नहीं रख सकता। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमने खुद लानी है, हमने खुद उसकी तरफ जाना है। ये मेरी आखिर में अपने नौजवान या जो लोग मुझे सुनना चाहते हैं उनके लिए खबर है कि आपने अपने लोगों के साथ मिलकर ये जो कम्युनिकेशन गैप है, लोगों के साथ नहीं बात करनी, नहीं मिलना, ये करना है वो करना है, ये लोग आपकी कल काम आएंगे। आप देखेंगे आप 1000 लोगों को जिसने भी कवर किया है वो 1000 लोगों को मैनेज करना जानता है, लेकिन अगर वो घर के 2 लोगों को मैनेज नहीं कर सकता तो कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू फॉर इसीलिए मैं कहता हूँ हर चीज का जो है ना वो रूल्स होते हैं, आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो कामयाब होंगे। देखिए आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो घर वालों को माशाल्लाह बहुत अच्छी कहानी आदिल भाई आपने सुनाई थी कि एक जो स्टूडेंट जो वर्क कर रहा है, सारा दिन काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसको कामयाबी नहीं हासिल होती। तो ये सारी चीजें उसमें होती है, फिर वो डिमोटिवेट होकर फिर बैठ जाता है, फिर आप उसको किसी चीज पर भी नहीं ला सकते। लेकिन अगर उसने घर में सबको मिलाकर उस काम के लिए रखा हुआ है तो वो उठकर आएगा, वो घर वाले और उसके दोस्त सारे काम आएंगे उसके। बिल्कुल ठीक हो गया जी। लास्ट में सिर्फ 2 मिनट का सेगमेंट है, बिकॉज ये मेरे जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अभी हमें देख रहे हैं उनका एक खास तौर पे रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप पे आई गई है कि आप जो है बेस्ट एक बिजनेस आइडिया बता दें। एक आइडिया जो आपके माइंड में आता है जिसके पास 10 से 20 हज़ार मिनिमम जो एक बेस्ट पॉसिबल अमाउंट है जिससे बिजनेस स्टार्टअप किया जा सकता है, वो अपने अपने आइडिया हर कोई एक दे दे, जरा शॉर्टली, जरा फटाफट। जी रीत भाई। सर जुल्करनैन साहब, सर आपसे स्टार्ट होगा। जी जुल्करनैन साहब आप बता दें। अच्छा, मैंने तो यार अपना स्टार्टअप शुरू किया था 5000 रुपए से। उस वक्त पेंटियम 1 था, पेंटियम 1 से एक मैंने कंप्यूटर खरीदा था। उस कंप्यूटर से मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की थी, एक प्रोजेक्ट पकड़ा, उस प्रोजेक्ट से मैंने रैम खरीदी, अपग्रेड किया, उसी से मैंने यूपीएस खरीदा, उसी से मैंने जनरेटर खरीदा। आज 50 बंदों की टीम बनाने के काबिल हो गया हूँ। उसकी बेस वो स्टार्ट के 5000 रुपए थे। तो यू कैन स्टार्ट एनीथिंग। जैसे बात हुई थी कि जिस चीज में आपका पैशन है, जिस चीज में आपका स्किल है, यू कैन स्टार्ट, उसी से जनरेट करे। अच्छा, मुझे जिस तरह भी एक बात आपने हमजा ऐड की थी शुरू में कि यार हम लोगों को जब ये यकीन होता ना कि हमारे फादर हमें पैसे दे देंगे, वो पैसे लगा देंगे, वो तो जुल्म करते ही हैं। वो जिस तरह किसी ने कहा था ना कि एक होते हैं पैराशूटर, एक होते हैं ग्रास रूटर। ग्रास जमीन से निकलती है, उसका काम है ऊपर चलना, वो नीचे जा ही नहीं सकती, वो ऊपर ही जाती है। और पैराशूटर ऊपर से नीचे ही आ सकता है, वो जिसको फंडिंग मिलती है या पैसा मिलता है बाप की तरफ से, वो नीचे ही आता है क्योंकि वो ऊपर जा ही नहीं सकता। सिमिलरली यार हमें तो शर्म आती थी। मेरे फादर चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं इरिगेशन में, और अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन 1 रुपया मांगते हुए भी शर्म आती थी। मुझे याद है मेरी नई नई दाढ़ी निकली थी तो मुझे ब्लेड के लिए पैसे मांगते हुए शर्म आती थी। पैसे कैसे मांगू, मैं कैसे बताऊं मेरी शेव निकल आई है और मैंने शेव करनी है। तो
अगर आपकी ये मेंटेलिटी है तो कंग्रेचुलेशंस, यू आर ट्रू बोर्न एंटरप्रेन्योर। अदरवाइज आप एक कंधा देखेंगे, वो कंधा कभी फादर का होगा, कभी भाई का होगा, कभी दोस्तों का होगा। और आप 20 साल बाद भी, मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आज भी कहते हैं कि जबरदस्त आइडिया, इन्वेस्टमेंट कर दे, तो नहीं। सो दिस इज फॉर मी कि दैट्स माय आइडिया। अभी चेंज है तो यू कैन सीक मेनी आइडियाज। मैंने एज अ डिजाइनर, हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो ये मेरी स्किल है। तो मैंने देखा कि एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट सेल होती हैं, तो हमने इलस्ट्रेशन नहीं, उस इलस्ट्रेशन में हम लोगों के पैसे जीरो लगे, टाइम की इन्वेस्टमेंट लगी। हमने 1 साल में 10,000 इलस्ट्रेशन बनाई और वो हम सेल कर रहे हैं। अब हमारा हर मंथ सर्विसेज के साथ जो हम जनरेट कर रहे हैं, उसके अलावा हम लोगों को 60 to 70,000 रुपीज बस मिल जाते हैं पैसे, और अच्छे लगते हैं। सोते हुए भी टन 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 आवाजें आ रही होती हैं कि यार पैसे जनरेट हो रहे हैं। सो दिस इज अगेन अ फ्री आइडिया। ओके, अच्छा, मेरी तरफ से एक जी बिलाल आइडिया भाई, है ऑडियंस। शॉर्टली बताइएगा, टाइम बहुत। जी जी, जैसे जी कि जी जो भी एंटरप्रेन्योरशिप का जो आइडिया वहीं पे अच्छा लगता है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो और आइडिया उस प्रॉब्लम से आपको निकालने के लिए आ रहा हो। अभी हम लोग ने इतनी ज्यादा डिस्कशन की है कि एजुकेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो यहीं पे आप एक अपना आइडिया लेकर आ सकते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटीज के अंदर वो वाला स्किल सेट नहीं सिखाते जो इंडस्ट्री में चाहिए होता है, तो आप ऐसा करें, आप एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर लें अपने घर की बैठक में या कहीं छोटा मोटा ऑफिस लेके। इसके लिए आपको स्किल सेट चाहिए हो गया, आप वो वाला स्किल सेट एजुकेट करना शुरू कर दें जो कि इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है। इंडस्ट्रीज में जो स्किल बिल्कुल सेट अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो आप वो देखें कि कौन सा स्किल सेट इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज को चाहिए, अब वो लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दें। वो अपना स्किल सेट आप लोगों को जब देंगे तो वो डायरेक्टली जॉब के लिए भी जा सकते हैं, वो डायरेक्टली बिजनेस की तरफ भी जा सकते हैं, और आपका बिजनेस इससे बहुत अच्छा सेटल हो सकता है। अगर तो आप इवन के आईटी के मास्टर हैं, तो आप वो वाली टेक्नोलॉजीज लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दें जो कि इस टाइम हॉट डिमांड के अंदर है। जैसा कि आईटी के अंदर डेवऑप्स है, क्लाउड आर्किटेक्ट है, मशीन लर्निंग है, डाटा साइंस है। अगर आप इन स्किल सेट के एक्सपर्ट हैं तो आप लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट कर दें। बिल्कुल एक ठीक तो हो गया। अकेडमी स्टार्ट कर लें, एक वर्कशॉप बना लें, प्रैक्टिकली काम स्टार्ट कर लें। बिल्कुल, और ये बिजनेस आइडिया मतलब यही है ना कि जो हमें दूसरों से डिफरेंशिएट कर रहा है, और यही इससे आप इनोवेशन है। जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, जी मैं सुन अदील रहा हूँ। भाई आपकी तरफ आते हैं। अदील भाई आपकी तरफ आते हैं जी। सर मेरा जो है बिजनेस के हवाले से, सर मैं तो आइडिया दूंगा इन ये जो हमारी सेम कंडीशन चल रही है ना इस टाइम, इसके हवाले से। और जी जी मैं कोई मतलब ज्यादा ये नहीं कहूंगा जिस तरह ये कर ले, मैं ये कहूंगा कि एक बंदे को जब ये पता है ना कि मेरे अंदर ये स्किल है, सर वो उसको लेके आगे चले। और जब बिल्कुल देखें, जैसे जुल्करनैन भाई ने ये बात क्लियर कर दी है कि बिल्कुल मैं 5,000 से शुरू हुआ था, इधर ये बात तो क्लियर होगी ना कि करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं है। जी, तो इन्वेस्टमेंट सर जरूरी। अपनी स्किल को जाने। ठीक है, देखिए ना, अल्लाह ताला की जात ने एक बंदे को हुनर दिया हुआ है। देखिए एक मिस्त्री है, तो वो एक मकान बना लेता है, तो वो वहां से ही अपनी मजदूरी लेता है ना। तो बिल्कुल आप सर अपनी स्किल को पहचाने। अगर आप एक मॉडरेटर हैं, स्पीकर हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं, डेवलपर हैं, तो सर आप अपने उसी वर्किंग को स्टार्ट करें। और एक बात, सिर्फ एक बात मैं तमाम सुनने वालों को ये कहूंगा, लोगों की बातों पे नहीं जाना। उनकी औकात सिर्फ लेग पुलिंग की होती है, बस। बिल्कुल ठीक बात कही अदील जट साहब आपने, माशाल्लाह बड़ी मजे की बात है। और हम अक्सर किसी में ऊपर जाता देख नहीं सकते, तो लेग पुलिंग हमारा अलमिया बन चुका है। जी मोहम्मद यूसुफ साहब आपकी तरफ आते हैं। लास्ट एक बिजनेस आइडिया जिसकी अमाउंट 10 से 20 हज़ार रुपये, आइडिया दीजिएगा कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो अभी के हालात है ना, इसमें तो आप शुरुआत किसी चीज़ की नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ टफ होगी और वो चीज़ आप करके भी ज़ाया कर दोगे उस पैसे को। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अभी जो आपके पास आएगा ना, आप इन्वेस्ट ना करें। किसी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे ज़ीरो बैलेंस पर आप आ जाओगे, आप डिप्रेशन के मरीज बन जाओगे इसी ज़ीरो बैलेंस की वजह से।
इसमें आप इस तरह कर सकते हो कि आप अभी से एक आइडिया बना सकते हो, अपनी पास्ट को देखकर, अपनी प्रेजेंट के हालात को देखकर अपनी फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हो। तो ये वाला जो आइडिया होगा ना, ये सबसे बेस्ट होगा आपके लिए, ताकि अब अभी इसे आप अपना सोचना शुरू कर दें। और आखिर में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आप शुरुआत करें, चाहे 20,000 है या चाहे 10,000 है, आपने अपनी जेब को नहीं देखना, किसी चीज़ का स्टार्टअप कर दें। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक छोटी सी दुकान लगाकर बैठ जाए, एक तालिब इल्म है, आप अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जब आप वहाँ जाकर बैठेंगे तो आपकी जो स्किल होगी वो भी इम्प्रूव होगी और आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर भी बन जाओगे, जो कि कल भी आपके काम आएगी। जी बिल्कुल ठीक हो गया मोहम्मद यूसुफ। बड़ी मजे की बातें आप लोग सबने की और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। एक्चुअली टाइम का पता ही नहीं लगा आप लोगों से बातें करते करते, और माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट ओपिनियंस और बड़ी मजे मजे की बातें जो है वो सुनने को मिली हैं। तो इजाज़त चाहेंगे हम आप सबसे और हमारे देखने वाले व्यूवर से कि होपफुली कि आपके जो आंसर्स, जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हमने जवाब उनका दे दिया है। और जो रह गए हैं और जिनको मतलब आंसर कोई मजीद अगर क्वेश्चन पूछने हैं तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं लोगों के थ्रू जो है हम आप लोगों को आंसर भी कर सकें। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों की कीमती वक्त का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। अल्लाह हाफिज़ जी। जी तो लास्ट में मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा आप सबसे, और वो गुजारिश ये करना चाहूँगा कि आप सबको पता है कि आजकल के हालात पाकिस्तान में क्या चल रहे हैं, और कोरोना वायरस के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से जो हमारे केसेस हैं, जो हमारी लाइक डेली की रेशो है, वो ऊपर से ऊपर तक जाती जा रही है। मतलब कंट्रोल में नहीं है अभी तक कोई भी रेशो। तो इससे मेरी आप सबसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, काइंडली इस कोविड-19 को कुछ दिनों के लिए सीरियस ले लें इंशाल्लाह। जो भी है, जैसे कि यूसुफ भाई ने बातें की कि अगर बाहर पुलिस वाला खड़ा है तो वो क्यों खड़ा है, मेरा ब्लेम करना नहीं बनता। एक्चुअली वो मेरी ही हिफाजत के लिए खड़ा है। तो मैंने एक्चुअली अपने जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पुलिस वाले हैं, स्पेशली उनका खास ख्याल रखें। कुछ एरियाज जो हैं वो सील्ड हो चुके हैं, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे पुलिस वाले भाई वहाँ पे खड़े हैं उन तक खाना पहुँचाने की ड्यूटीज़ अगर हम सोशल वर्कर के तौर पे असाइन कर सकें, निभा सकें, दे सकें, तो आई थिंक सो इससे वो कह लें कि सदका जारी है। और अक्सर अभी एक कमेंट मैंने रिसेंटली मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पे पा रहा था इसी वाले से, तो उन्होंने कहा कि मतलब यार वो तो इतनी दिहाड़ियाँ लगाते हैं, वो तो लोगों से ले लेके खाते हैं, तो उनको अपना खाना शाना खुद जो है वो अरेंज करना चाहिए। देखें, वो हर इंसान एक जैसा नहीं होता और हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो अगर हम एक दाल रोटी, एक चावलों की प्लेट जो है वो दे भी देंगे तो हमारा क्या जाता है। हमारे रिस्क में इंशाल्लाह कमी नहीं होगी, इस चीज़ की गारंटी मैं भी देता हूँ और अल्लाह भी देता है। इंशाल्लाह अल्लाह की राह में माल देने से जो है वो कम नहीं होता बल्कि दुगना होता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों की कीमती वक्त का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ट्रांसलेशन जो है वो बहुत पसंद आई होगी, और काफ़ी बातें जो रह गई हैं तो इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट सेशंस में हम उनको जो है वो कोट करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।